This conference will now be recorded. राइट सो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आज सबसे पहले हम चलेंगे सर एक बार सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और इसको समझेंगे कि हम सीरीज की कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है या सीरीज का बिजी में कंसेप्ट क्या होता है, बिलिंग नंबर की फॉर्मेटिंग हम कैसे इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजर्स के लिए, वो चीज़ें हम सीखेंगे आज। तो चलते हैं एक बार वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि विंडो अब ओपन हुआ है तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ वाउचर्स की जितने टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिजी में रहते हैं या होते हैं, तो वो सभी वाउचर्स यहाँ पर शो हमें कर रहे हैं। और सबके साथ में आप देखेंगे प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबके नीचे उनकी मेन सीरीज जो कि अभी डिफॉल्ट बनी हुई है, वो सभी सीरीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है वन बाय वन। तो एक वाउचर के अंदर मल्टीपल सीरीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हम लोगों ने सेशन के दौरान एक डिस्कस भी किया था कि अगर हम ब्रांच वाइज भी करना चाहते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और अगर हमें चाहिए कि सर्विस की बिलिंग अलग चले और हमारी गुड्स की बिलिंग अलग चले या होलसेलर की अलग चले, रिटेल की अलग चले, एक शॉप की अलग हो दूसरी शॉप की अलग हो, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है वहाँ पर। तो अब अगर कोई नई सीरीज हमें बनानी है, जैसे बाय डिफॉल्ट एक कंपनी हम क्रिएट करते हैं तो फ्रेश कंपनी में एक सीरीज तो सभी में बन करके आती है, सभी वाउचर्स में मेन के नेम से। अपार्ट फ्रॉम मेन की हमें अनदर सीरीज इसमें ऐड करनी है, तो हम कॉन्फ़िगरेशन में वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, और जिस वाउचर टाइप में हमें सीरीज चाहिए नेक्स्ट, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एन एग्जांपल जैसे सेल्स लेते हैं हम अभी यहाँ पर, ये सभी के अंदर पॉसिबल है कि आप सभी वाउचर्स के अंदर सीरीज मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेल्स या परचेज में ही होगा, आइदर स्टॉक ट्रांसफर, मटेरियल इशू, मटेरियल सभी के अंदर आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेल्स और ऐड करते हैं सीरीज। तो सीरीज का बेसिकली यहाँ पर नेम देना है हमें। ऐड न्यू करेंगे तो विंडो हमसे पूछी जाएगी यहाँ पर कि किस नेम से सीरीज चलेगी। सेव। मेक श्योर करो भाई डिस्टर्बेंस। और सेल्स के अंदर आप लोगों ने देखा कि हमने जैसे सीरीज यहाँ पर ऐड करनी है अभी सर्विस के नेम से, तो यहाँ पर चेतन वॉइस आ रहा है। चेतन वॉइस आ रही है। कैसे मेरे को सर आपकी वॉइस हाँ बहुत हेलो धीरे धीरे आ रही है। चेतन वॉइस सर एक आ बार रही है। सिस्टम वॉइस चेक कर लो। हाँ मेरे को आ रही है सर। सर जितनी केतन सर की आ रही है ना उतनी जोर से आए तो ठीक है। सिस्टम वॉइस बढ़ा दो सर। ठीक है सर, ठीक है। और केतन एक बार प्लीज म्यूट करो सबको, डिस्टर्बेंस काफी हो रहा है ना। ठीक है। जी सर, सेल्स वाउचर हम लोगों ने जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एक सीरीज ऐड करी है सर। नेक्स्ट वन अगर हमें ऐड करना होगा तो ऐड न्यू करके यहाँ पे हम सीरीज ऐड करेंगे और नेम डिफाइन करेंगे सीरीज का। अब आप देखेंगे सेल्स वाउचर के अंदर यहाँ पर हमारे पास दो सीरीज आ गई है, मेन एंड सेकंड वन सर्विस के नेम से। तो अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि बिलिंग का नंबर कैसे चलेगा। ऑटोमेटिक अगर हम कह रहे हैं चलाने के लिए तो ऑटोमेटिक में सीक्वेंसिंग क्या रहेगी, फॉर्मेट क्या रहेगा बिल नंबर का। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एक सीरीज सिलेक्ट करें जो हमने नई बनाई है सर्विस की, और हम आते हैं वाउचर नंबरिंग पर। फर्स्ट बटन आ रहा है राइट हैंड साइड पर वाउचर नंबरिंग। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये स्क्रीन खुल गई है वाउचर नंबर कॉन्फ़िगरेशन की। तीन ऑप्शन आ रहे हैं सर, ऑटोमेटिक, मैनुअल और नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड का मतलब है इस वाउचर में आपको नंबरिंग चलानी ही नहीं है, विदाउट नंबरिंग आपको काम करना है। मैनुअल का मतलब है ईच एंड एवरी टाइम आप जब भी ट्रांजेक्शन करेंगे इस सीरीज में तो आपको बिल नंबर मैनुअली डिफाइन करना होगा। और ऑटोमेटिक बिजी खुद से ही ऑटोमेशन में कंटिन्यूएशन में चलाएगा आगे बिल नंबर। तो ऑटोमेटिक की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम लोग।
री नंबर फ्रीक्वेंसी, ईयरली रखनी है, डेली रखनी है या मंथली रखनी है। तो यहाँ पर अब आप लोग देख रहे हैं जैसे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डेली, मंथली और ईयरली। और री नंबर का क्या कंसेप्ट है कि जैसे ही हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर आएगा, या कहीं किसी किसी सेगमेंट में ऐसी भी रिक्वायरमेंट होती है, यूजर कहता है सर हमारा हर दिन से 1 नंबर से बिल स्टार्ट होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि आज हमारी बिलिंग स्टार्ट हुई 1 नंबर से और इवनिंग तक हमारे 15 बिल कट गए हैं, 15 बिल हो गए हैं 15 नंबर तक, तो नेक्स्ट यानी कि कल से जब बिल स्टार्ट हो तो वापस से 1 नंबर से हो। तो अगर ऐसा कुछ हमें सिनेरियो चाहिए तो हम डेली बेसिस पर ले लेंगे। मंथली बेसिस पर री नंबर करना है हमें कि 1 महीने की नंबरिंग चले और नेक्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट हो तो वापस से 1 नंबर से स्टार्ट हो जाए। और लास्ट वन है ईयरली, कि फाइनेंशियल ईयर जब चेंज होगा यानी कि 1 अप्रैल को हमारा 1 नंबर से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एम्बेडेड ईयर इन वाउचर नंबर, कि पूछा जा रहा है बिजी आपसे, एक ये जस्ट ऑप्शन दे रहा है आपको और पूछ रहा है कि क्या वाउचर नंबरिंग के अंदर जो भी वाउचर नंबर का फॉर्मेट आप लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर कहीं पे आपको मेंशन करना है ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि वो किस फाइनेंशियल ईयर का इनवॉइस है। ऐसा कुछ अगर प्रोविजन चाहिए तो ये हमारे पास में 2 ऑप्शन है। नॉट रिक्वायर्ड में तो फाइनेंशियल ईयर नहीं आएगा, एज प्रीफिक्स और एज सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब बिल नंबर से पहले फाइनेंशियल ईयर चाहिए और सफिक्स का मतलब हो गया बिल नंबर के बाद में, यानी कि लास्ट में हमें फाइनेंशियल नंबर चाहिए। तो हमने यहाँ पर बताया कि सफिक्स में लगा दीजिए सर बिल नंबर के लास्ट में। ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर, ईयर एंड वाउचर नंबर सेपरेटर, कि हमारा जो बिल नंबर है, इनवॉइस नंबर है, लेट सपोज कि 0452 नंबर एक बिल नंबर हो गया हमारा, और उसके बाद इसमें सेपरेटर क्या होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बीच में और बिल नंबर के बीच में। सर जीएसटी के अंदर 2 ही सिंबल वहां पर एप्लीकेबल है, या तो आप डैश लगा दीजिए या फिर हाइफन का, सॉरी, स्लैश का यूज कर लीजिए, स्लैश या फिर हाइफन। अदरवाइज कोई दूसरा सिंबल अगर होता है तो वो वहां पर एक्सेप्टेबल नहीं है पोर्टल पर। तो ये रिकमेंडेड हमारी तरफ से भी है कि आप इसमें स्लैश लगा करके चलें या आइफन लगा करके चलें। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एम्बेडेड फॉर्मेट, कि जो ईयर लेकर के आएगा बिल नंबर के साथ में, जो ईयर आएगा उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, 4 टाइम्स वाई डैश 2 टाइम्स वाई, यानी कि 2020 डैश 21 कुछ इस तरीके से, या हम कहते हैं 20 डैश 21 कुछ इस तरीके से। तो ये 2 ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रीफिक्स क्या लगाना है, बिल के स्टार्टिंग, बिल की जो स्टार्टिंग है वो किससे स्टार्ट होगी, डायरेक्टली बिल नंबर से स्टार्ट हो जाए या फिर उससे पहले हम चाहते हैं कि कुछ प्रीफिक्स लग करके आए हर बिल के अंदर। जैसे हमने कहा हमारे हार्डवेयर और सर्विस के 2 बिल बनते हैं, हार्डवेयर वाले में HR लग के आ जाए ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें ये हार्डवेयर है, और सर्विस वाले में SR लग के आ जाए तो हम सर्विस के लिए आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है सर, हमने कहा सर्विस और यहाँ पर हमने आइफन बता दिया। तो SR प्रीफिक्स हो गया, हाइफन हो गया, इसके बाद हमारा बिल नंबर आ जाएगा। और सफिक्स, बिल नंबर के लास्ट में हमने क्या बताया है, एक स्लैश आएगा और एक हमारा ईयर आ जाएगा इसके साथ में। तो देखते हैं आगे फॉर्मेटिंग कैसे चलती है। स्टार्टिंग नंबर, बिल का स्टार्टिंग नंबर क्या रहेगा, कि जैसे कहा गया कि सॉफ्टवेयर आपने मिडल ऑफ द ईयर लगाया है कहीं पे, जैसे अप्रैल, सितंबर में, दिसंबर में या अगस्त में हमने सॉफ्टवेयर लगाया है, तो अब यूजर कह रहा है कि सर हमने ऑलरेडी काफी सारे बिल हार्ड कॉपी में बना लिए हैं, दूसरी बुक के अंदर मेंटेन कर लिए हैं, और अब हम चाहते हैं कि उससे आगे ही कंटिन्यू हो बिल नंबर। अगर स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर है तब तो 1 से ही चल जाएगा सर, अगर मिडल ऑफ द ईयर है तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे उनका बिल नंबर कहाँ से चल रहा है। जैसे उन्होंने कहा 350 तक बन चुका था तो 351 से चलेगा, अभी स्टार्ट होगा, तो हम यहाँ पर 351 एंटर कर देंगे, तो पहला बिल नंबर हमारा बिजी में 351 से चलेगा इस सीरीज में, अदरवाइज आप 1 से कर देंगे। नेक्स्ट आता है फिर फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट, कि जो बिल नंबर का न्यूमेरिक पार्ट होगा, यानी कि जैसे हमने कहा 351 बिल नंबर हुआ 351, वो न्यूमेरिक पार्ट कितने डिजिट का होगा, कितने कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन है कि अगर यूजर ने कहा कि पूरे साल में सर आपके पास 9,000 या 9,999 कि अप्रोक्सली 9,000 तक बिल चले जाते हैं, बिल नंबरिंग जो है 8-10,000 7,000 बिल कट जाते हैं, या मोर देन 1,000 कट जाते हैं, तो आप 4 लेटर में काम कर सकते हैं क्योंकि 999 तक बिल नंबर चला जाएगा। लेटर ऑन अगर लेकिन यूजर कहता है कि सर कई बार होता है कि हमारा या हमारा बिजनेस का कंसेप्ट ये है कि हमारा जो बिल नंबर है वो मोर देन 5 डिजिट हो जाता है, बिल नंबर 16,000 15,000 21,000 ऐसे चलता है, तो उस सिनेरियो के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 करने पड़ेंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है, अभी के लिए हम 4 लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमने बिल नंबर स्टार्ट किया 1 से, तो पहला बिल नंबर तो 1 आएगा और डिजिट बता दी हमने 4 यहाँ पर,
तो बाकी के 3 लेटर, बाकी के 3 कैरेक्टर कौन से होंगे, वही यहाँ पर पूछा जा रहा है पैडिंग कैरेक्टर, कि जो भी रिमेनिंग कैरेक्टर बचेंगे वो क्या होना चाहिए, आई सेड 0 होना चाहिए, रिमेनिंग कैरेक्टर 0 होना चाहिए। टोटल तो 4 करना है हमें न्यूमेरिक पार्ट को, एक तो हमारा बिल नंबर आ गया, बाकी के 3 कैरेक्टर क्या बचेंगे, 0 आ जाएंगे। ओके कर देते हैं और यस कर देते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है वाउचर नंबरिंग की, कुछ इस तरीके से हमने की है, एक एक ऑप्शंस को हमने समझा। और अब इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं एक बार, सेल्स के अंदर ऐड और सीरीज। बिल नंबर सर आप देखिए एसआर हमने लगा दिया था, एसआर का मतलब आ गया हमारा सर्विस, सर्विस की सीरीज आ गई, स्लैश पैडिंग कैरेक्टर 0 बताए थे हमने, टोटल कैरेक्टर बताए थे 4, तो 4 में से 3 कैरेक्टर तो 0 हो गए, एक हमारा बिल नंबर हो गया, अगेन स्लैश आ गया, और ईयर बता दिया था हमने सफिक्स में लगेगा लास्ट में, तो फाइनेंशियल ईयर आ गया 20 और 21। तो ये बिल नंबर का फॉर्मेट हो गया आप लोगों का। अब इसी में आगे कंटिन्यूएशन में विजय चलाता रहेगा, 0001, 0003, 0004 इस तरीके से। तो ये इसका कंसेप्ट है बिल नंबर कॉन्फ़िगर करने का। कहाँ से होगा एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम फास्टली, कॉन्फ़िगरेशन, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, जिस सीरीज के लिए करना है सीरीज सेलेक्ट करिए आपने और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक लिया और ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर दी। तो ये एक प्रोविजन हो गया यहाँ पर बिल नंबर कॉन्फ़िगर करने का। ठीक है, इसी के साथ अब ऐड करना, तो आप लोगों ने देखा है कि सीरीज ऐड करनी है तो कैसे करते हैं हम, सीरीज का नेम चेंज करना है। गलती से हुआ ये कि ऐड कर रहे थे उस समय नाम गलत डल गया, सीरीज का नेम चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सीरीज सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मॉडिफाई सीरीज का, आप यहाँ पे सर्विस की जगह पे जो भी आपको करना है SCR लिखना था सिर्फ, तो वो आपने नाम इसका चेंज कर दिया। तो बनने के बाद भी और इवन बिल होने के बाद भी आप सीरीज नेम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सीरीज अगर कोई डिलीट करनी है, बना रहे थे टेस्ट कर रहे थे, एक सीरीज एक्स्ट्रा बन गई लेकिन चाहिए नहीं रूटीन में, डिलीट करनी है, तो डिलीट सीरीज का भी ऑप्शन है, सीरीज सेलेक्ट करके आप डिलीट सीरीज पर आएंगे, डिलीट कर देंगे, यस ये डिलीट हो जाएगी। सिर्फ एक कंडीशन है कि इस सीरीज के अंदर कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, आपका कोई भी बिल बना हुआ नहीं होना चाहिए, कोई भी वाउचर की ट्रांजेक्शन इसके अंदर ऐड नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये डिलीट नहीं करने देगा। और अगर ये बिल्कुल फ्री है एकदम, मतलब बिल्कुल फ्रेश सीरीज है, कोई एंट्री नहीं करी है आप लोगों ने, तो ये यस कर देंगे आप यहाँ पर डिलीट के लिए और ये डिलीट कर देगा इसको। ठीक है सर, नेक्स्ट अब इसी के साथ आगे चलता हूँ मैं, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ये मेन आज का एजेंडा है हम लोगों का कवर करने का, इसको हम देखते हैं फास्टली एक बार। नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल फील्ड का क्या रोल होता है, हमने कहा ट्रांजेक्शन सेल ऐड किया, ये एक स्क्रीन आ गई हमारे पास सर। ठीक है, अब इस स्क्रीन में जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं सबकी फील्ड्स, सारी फील्ड्स का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, कि पार्टी में हम पार्टी का नाम ही लिख सकते हैं, मटेरियल सेंटर में गोडाउन नाम दे सकते हैं, आइटम में हम आइटम बता सकते हैं, बिल सेंटर में फ्रेट एंड डिस्काउंट लिख सकते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम यूजर आपको कहता है कि सर हमें चाहिए कि बिल के ऊपर हमें कुछ चीजें और भी ऐड करनी है बिल बनाते समय, जैसे उन्होंने कहा कि PO नंबर मेंशन करना है, कि PO नंबर क्या था जिसके अगेंस्ट में सेल हो रही है, वो हम सर मैनुअली बता दिया करेंगे। सर मैनुअली तो बता देंगे ठीक है, लेकिन कहीं पे प्रोविजन तो होना चाहिए मैनुअल बताने का, तो वो चीज़ कैसे होगी बिजी में। या हमने कहा कि डे पेमेंट टर्म्स चाहिए हमें, कि मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश रहेगा क्रेडिट रहेगा, वो भी बिल पे मेंशन करना है हमें, ताकि सामने वाली पार्टी को नोटेड रहे वो। या पेमेंट डेज कितने रहेंगे, मैक्सिमम कितने दिन में पेमेंट आ जाएगी इस बिल की, 15 दिन 20 दिन, वो भी बिल पे चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हमें ऐड करनी है। और अब किसी और जगह तो ये चीज़ें आप लिख नहीं सकते हैं। नरेशन आप मान लीजिए कि नरेशन आपने किसी और पर्पज से बिजी में यूज कर लिया, बिल के बारे में कुछ करना था वो यूज कर लिया। विशाल सर, जी हेलो। जी, हाँ जी, विशाल सर एक राफिया हाँ सर की क्वेरी है, उनको थोड़ा अभी पूछना है, तो एक क्वेरी वो टेकअप कर लेते हैं जस्ट। ठीक है ठीक है। हाँ राफिया सर एक बार बताइएगा अपनी क्वेरी। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर प्रॉब्लम ये हो जाए जब हम मतलब हमारा ऑटोमेटिक बिलिंग नंबर चलता है, तो फिर किसी मतलब नॉर्मली ये होता है कि ऑटोमेटिक बिलिंग नंबर चल रहा है और फिर बीच में हमें मैनुअल करना पड़ता है, क्योंकि कोई बिल मिस वगैरह हो जाती है, तो फिर मैनुअल करके हम उस मिसिंग बिल को एंटर करवाते हैं। फिर जब वापस हम ठीक है मैनुअल ऑटोमेटिक पे आते हैं
हम लास्ट बिल नंबर उसमें दे देते हैं, जो लास्ट बिल नंबर होता है। लास्ट बिल नंबर जो ही हम फीड करते हैं तो वो उतनी बिलें ऐड करता है, ना कि वहां से स्टार्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो री नंबर फ्रीक्वेंसी का होता है सर, री नंबर फ्रीक्वेंसी में वो बिल्कुल ऐड कराता है, तो उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वाउचर नंबर को अप एंड डाउन करके वहां पर। उस सिनेरियो के अंदर वहां पर हमें कम या नंबर कम या ज्यादा करके वहां पे एडिटिंग करके इसको इक्वल करना होता है। आपकी जो बात है मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो उतने बिल नंबर वहां पर ऐड कराता है, लेकिन वो तभी होता है जब आपने सिनेरियो बताया कि आपने पहले उसको मैनुअल किया, बिल एंटर किया और वापस से फिर ऑटोमेटिक किया, तो वो उतने बिल नंबर उसमें ऐड करा देता है। तो वो कोई बेसिकली वो कोई बग या फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो कंसेप्ट ही बिजी का यही है, और हम लोग भी उसको इसी तरीके से मैनेज करते हैं कि हमें वहां पर एक से दो बार में बिल नंबर कम या ज्यादा करके एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, वही करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर, वो बिल्कुल प्रोविजन वही है हेलो, उसका। जी सर, बिल्कुल प्रोविजन बस वही है सर ठीक है, उसका। बस मैंने कहा कि एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। जी सर, जी सर, ठीक है, ओके सर, थैंक ओके जी। तो सर हम बात कर रहे थे कि जैसे नरेशन के अंदर तो आपने लिख दिया कि सर यू। बीइंग। हेलो विशाल सर। हाँ जी। हाँ ठीक है। बीइंग गुड्स डिलीवर बाय मंडे ऑनवर्ड्स, ये तो सर नरेशन आपने यूज कर ली वाउचर की। अब पीओ नंबर लिखना है, या इसमें टर्म पेमेंट के टर्म्स लिखने हैं, पेमेंट का डेज लिखना है, या किसी और भी इंफॉर्मेशन को आपको इसमें बिल पे प्रिंट चाहिए, तो वो सारी चीजें कहाँ लिख सकते हैं हम? तो उसके लिए राइट नाउ तो कोई प्रोविजन नहीं है स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि हर एक चीज की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसमें वही वैल्यू आप मेंशन कर सकते हैं। इसी चीज को सॉल्व आउट करने के लिए प्रोविजन दिया गया ऑप्शनल फील्ड का, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 20 तक ऑप्शनल फील्ड ऐड कर सकते हैं। अभी एग्जांपल के लिए हमने तीन कर, जैसे यहाँ पे तीन प्रेस किया तो आप देखेंगे विंडो ओपन हो गया है, ठीक है। फील्ड नेम हमने कहा डेट ऑफ डिलीवरी, डेट ऑफ डिलीवरी क्या रहेगी, इसमें डेट का फॉर्मेट ले सकते हैं आप, तो उससे होगा ये कि कोई गलती से भी कोई मैनुअल चीज उसमें टाइप नहीं कर सकता, डेट ही आएगी। फिर आ गया पेमेंट डेज, और नेक्स्ट आ गया पीओ नंबर। ये कैप्शन बताने हमें, और हमने यहाँ पर सेव किया, नेक्स्ट सेव किया, ट्रांजेक्शन सेल, यहाँ पर नरेशन होगी, नरेशन के बाद आपने एंटर किया। जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे एक और स्क्रीन सर ओपन हो गई है ऑप्शनल फील्ड के नेम से, ठीक है। डेट ऑफ डिलीवरी बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम की डेट पिक करेगा, बट फर्दर आप इसको चेंज कर सकते हैं। आपने कहा डेट ऑफ डिलीवरी हमारी रहेगी 15 मई की, पेमेंट डेज 15 डेज, और पीओ नंबर दिस वन। ये चीजें मेंशन कर दी। पहले इसका कोई प्रोविजन था ही नहीं बिजी में कि हम कहीं पे लिख सकें ये चीज। अब हमें क्या चाहिए, ये चीजें प्रिंटिंग में भी चाहिए कि बिल के ऊपर प्रिंट होकर के आनी चाहिए। तो देखते हैं एक बार बिल का प्रिंट प्रीव्यू। आप देखेंगे यहाँ पर इसने फील्ड्स ऐड करा दिए, और हेडर में अगर मेरे पॉइंटर को आप नोटिफाई कर पा रहे हैं, डेट ऑफ डिलीवरी, पेमेंट डेज और पीओ नंबर, हमने तीन फील्ड्स निकाली थी, तीनों फील्ड्स यहाँ पर आ गई है। जो कैप्शन वहाँ पे लिखे थे वो कैप्शन प्रिंटिंग में आ गए हैं हमारे, और वैल्यू हमारी यहाँ पर प्रिंट आ गई है। तो मैक्सिमम हम इस तरीके से 20 फील्ड प्रिंट करा सकते हैं इसी के अंदर। बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि बाकी जो सारी फील्ड्स हैं हमारी ये स्क्रीन पे डेटा फीडिंग की, इसमें अपना ही एक पर्पज है कि पार्टी नेम में आप पार्टी नेम ही दे सकते हैं इस तरीके से। तो आपका यूज ये है यहाँ पर ऑप्शनल फील्ड का, कि नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस प्रकार से। ये होता है पूरे बिल लेवल पे एक बार, कि पूरे बिल के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन एक बार देनी है, जैसे कि पीओ नंबर पूरे बिल का एक ही होगा, पेमेंट डेज एक बिल के लिए एक ही बार बताई जाएगी। लेकिन अभी आप कह रहे हैं सर आइटम के साथ भी एक फील्ड और चाहिए एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड, ये आइटम के साथ भी लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन का आप यूज कर सकते हो उसमें, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन।
इसको यस करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करते हैं, सेल्स पर आते हैं वापस एक बार, जो बिल बनाया था हमने। अब यहाँ पे जैसे कैबिनेट लिखा हुआ है, इस कैबिनेट के बारे में कुछ हमें डिटेलिंग देनी है बिलिंग करते समय, कि कलर क्या है, साइज क्या है कैबिनेट का, मॉडल क्या है, या वारंटी कुछ लिखनी है अगर हमें यहाँ पर कैबिनेट की, या कोई भी जो हमारा प्रोडक्ट है, तो वो लिखने के लिए अभी कोई प्रोविजन नहीं है। लेकिन हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन किया, कॉन्फ़िगर किया, मैक्सिमम इसमें भी 20 लाइन्स आ सकती हैं सर, 20 लाइन आ सकती हैं। बाय डिफॉल्ट जब आप ऑन करेंगे तो 4 लाइनें डिफॉल्ट रहती हैं इसके अंदर। हमने 4 लाइन्स किया, ओके किया और सेव किया। अब इसके चेंजेस देखते हैं एक बार। सेल्स, ये तो आगे बिल लेवल की डिटेल की, बिल पे जो एक बार हमें प्रिंट करानी थी वो हमने पूरे बिल के लिए यहाँ पर डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इस कैबिनेट के बारे में कुछ लिखना था, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और विंडो ओपन हो गई है इसके डिस्क्रिप्शन की। हमने कहा कलर रेड और हार्ड मेक हो गया, 2 मंथ वारंटी होगी। फोर्थ लाइन हमने ब्लैंक छोड़ दी है, 3 लाइनों का यूज किया, फोर्थ लाइन ब्लैंक छोड़ दी, ओके किया और मैंने करा दिया सर सेव। अब जो वाउचर ऑप्शनल फील्ड थी वो तो यहाँ पर प्रिंटिंग में आ गई हेडर में। आइटम के साथ जो लिखी थी चीजें वो कहाँ पर आ रही हैं, आप देखेंगे आइटम के नीचे ही लाइन वाइज लाइन वो चीजें दिखाई जा रही हैं। कलर आ गया, हार्ड मेक आ गया, 2 मंथ वारंटी आ गई, मतलब हमने हर जो लाइन के अंदर वैल्यू लिखी थी वो प्रिंटिंग में आ गई। इसके बाद होगा ये कि नेक्स्ट आइटम होगा तो नेक्स्ट आइटम आ जाएगा, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन होगी तो वो प्रिंट कर दी जाएगी। फोर्थ लाइन हमने ब्लैंक छोड़ दी थी, तो जो लाइन हम ब्लैंक छोड़ देंगे वो स्पेस कवर नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे इसमें 20 लाइंस पूरी इनेबल कर ली हैं और हर बार हर आइटम में 20 लाइंस नहीं होती हैं, तो क्या स्पेस कवर होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर। जितनी लाइनें आप यूज करेंगे सिर्फ उतना स्पेस कवर होगा, बाकी नेक्स्ट आइटम वो कंटिन्यू कर देगा बिजी आपका। ठीक है, तो बिल के लेवल की जो डिटेल है वो तो आपने लिख दी वाउचर ऑप्शनल फील्ड में। अब आइटम लेवल की डिटेल तो वेरिएबल हो सकती है, हर आइटम का कलर अलग हो सकता है, वारंटी भी अलग हो सकती है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में वापस चलते हैं और फिलहाल इन दोनों को बंद किया हमने। ठीक है, एक कल फीचर हमने सर स्किप किया था, सर ने बोला भी था कि हमने आइटम वाइज डिस्काउंट नहीं समझा है। बिल के अंदर अगर डिस्काउंट लगाना है पूरे बिल के लिए, एक बार अगर आप लोगों को डिस्काउंट देना होता है तो आप यूजर क्या यूज करते हैं यहाँ पर, बिल सेंट्री लगा लेते हैं कि हमें पूरे बिल पे जैसे डिस्काउंट देना है 10% का, तो हमने 10% दे दिया। लेकिन इरिस्पेक्टिव आपने कहा कि सर जितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं हर एक आइटम्स का डिस्काउंट अलग अलग है। अब यहाँ तो जो डिस्काउंट देंगे सर वो पूरे बिल की वैल्यू पर लग रहा है। आइटम वाइज डिस्काउंट कैसे चलाएंगे कि पहले आइटम पे 10%, दूसरे पे 5% है, फिर अगले पे 10% है, ये चीज कैसे मैनेज होगी? इसी को मैनेज करने के लिए फीचर दिया हुआ है आइटम वाइज डिस्काउंट का। आप यस कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ आप देखेंगे डिस्काउंट के अलग अलग मेथड्स आ रहे हैं। अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट देना है, एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट देना है, प्राइस के ऊपर देना है, मेन यूनिट के ऊपर डिस्काउंट देना है, और हमने कहा सर अमाउंट के ऊपर देना है। एक फॉर्मेट हमने ले लिया और यहाँ से सिलेक्ट कर दिया आइटम वाइज डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट ऑफ अमाउंट, सेव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी तरीके से मॉडिफाई किया हमने, बिल सिलेक्ट किया, आइटम पर आए, क्वांटिटी यूनिट, और जैसे ही अब एंटर कर रहे हैं हम, यहाँ पे आप देखिए विंडो चेंज हो गई, एक नई विंडो खुल रही है। प्राइस कहाँ पे आ रहा है? यहीं पर आ गया। इस प्राइस के अंदर परसेंटेज में डिस्काउंट देना है या अमाउंट में देना है? अमाउंट पर पीस का। तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं सर परसेंटेज का भी है, और अगर आप कहते हैं सर एब्सोल्यूट अमाउंट है तो आप परसेंटेज 0 कर दीजिए, 25 रुपये पीस कर यहाँ पे कर दिया, 25 रुपये पर पीस हो गया। ठीक है सर, तो ये अमाउंट और परसेंटेज दोनों में आप डिफाइन कर सकते हैं। ये इस आइटम का हुआ। नेक्स्ट आइटम हमने फिर लगाया 15 पीस, यहाँ पे इसकी वैल्यू बताई, पर पीस था 400 रुपये। डिस्काउंट क्या है सर? 5% का डिस्काउंट है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे 5% का डिस्काउंट इसमें ऐड हो गया है, और बिल हमने करा दिया सर प्रिंट। ये आइटम वाइज डिस्काउंट हो गया हमारा।
और बिल के ऊपर प्रिंटिंग में आ जाता है, उसको कॉन्फ़िगर करना होता है बस एक बार हमें। ये भी स्क्रीन हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, आज के सेशन में कोशिश करेंगे इसको हम डिस्कस कर ले। डिस्काउंट की परसेंटेज आ रही है, वहां पे हमें कैरेक्टर लिमिट और इंक्रीज करनी होगी। अभी हमने 9 कैरेक्टर दिए थे, तो 1 या 2 कैरेक्टर अगर हम और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज शो कर देगा कितने % का डिस्काउंट है, या फिर अगर अमाउंट होगा तो अमाउंट दिखा देगा वो हमें। तो हर एक आइटम के सामने उसका डिस्काउंट और अमाउंट आ जाएगा, लेकिन वो तब आएगा जब हम फीचर यूज करेंगे आइटम वाइज डिस्काउंट का। अब इस सिनेरियो में आपको लास्ट में डिस्काउंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो तब चलता है जब सारे आइटम पे आपको एक सेम रेट से डिस्काउंट देना हो, लेकिन अलग अलग रेट है आपका डिस्काउंट का, तो फिर हमें फीचर यूज करना पड़ेगा आइटम वाइज। यूज कैसे करेंगे वो देख लेते हैं वापस से एक बार हम। कॉन्फ़िगरेशन फीचर, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज सेलेक्ट करी हमने और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे फीचर है हमारे पास आइटम वाइज यस किया हमने, और यहाँ पे फॉर्मेट बता दिया, एक मेथड बता दिया कि किस मेथड से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, अमाउंट के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आइटम वाइज का प्रोविजन है डिस्काउंट चार्ज करने का। सीरीज वाइज चलेगा सर, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने इनेबल कर दिया कि दूसरी सीरीज में भी आइटम वाइज ही चलेगा। हम एक एक सीरीज की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी हमने सेलेक्ट की हुई है सर्विस वाली, तो जो भी चीज़ें इनेबल या डिसेबल होंगी वो सिर्फ सर्विस वाली सीरीज में होंगी। वापस अगर हम मेन सीरीज में बिलिंग करने जाएंगे तो क्योंकि उसके अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं है, वो सेम एज बिफोर काम करेगी। तो ये सीरीज लेवल की कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमने सेलेक्ट कर दी। अब एक रिक्वायरमेंट और आई सर, बिलिंग शिपिंग डिटेल के लिए। जीएसटी में हम सभी को पता है कि बिल के ऊपर 2 एड्रेस चाहिए होते हैं हमें, कौन से, एक बिलिंग एड्रेस और एक शिपिंग एड्रेस। आइदर वो दोनों एड्रेस सेम हो तब भी हमें दोनों प्रिंट कराने, और अगर अलग अलग हैं तो दूसरा एड्रेस मेंशन करने का तो प्रोविजन चाहिए। जैसे अगर अभी बात करते हैं हम सर्विस इनवॉइस की, यहाँ पे हमने पार्टी ली, एक एड्रेस तो सर पार्टी के लेजर में दे दिया आपने यहाँ पर, एड्रेस 1 2 3 4, ये तो मेन एड्रेस हो गया, मान लीजिए बिलिंग एड्रेस। डिलीवरी कहीं और हो रही है, शिपिंग एड्रेस वो कहाँ मेंशन कर सकते हैं हम, कोई प्रोविजन ही नहीं आ रहा है। या मान लीजिए कि बिल बना था सिटी सेंटर मॉल पार्टी के नाम पे, बिलिंग हो रही है हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में किसी और जगह दूसरी पार्टी के नाम पे। होता है ये भी सिनेरियो कि खरीदती एक पार्टी है, डिलीवरी डायरेक्ट दूसरी पार्टी को करवा देती है, तो वो चीज़ हम कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे प्रोविजन है सेपरेट बिलिंग शिपिंग डिटेल, यस किया हमने। और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में किसी चेंज की जरूरत नहीं है हमें, हम सेव कर देंगे इसको एज इट इज। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, क्विट किया। अब आप चलेंगे, वीडियो डिसेबल करा दीजिएगा ये है। चेतन एक बार प्लीज वीडियो डिसेबल कर दीजिए सबका, ताकि बैंडविड्थ सबके पास प्रॉपर आ जाए। पार्टी के बाद आप लोग जैसे एंटर करेंगे सर, यहाँ पर देखिए एक विंडो और ऑन हो जाएगी बिलिंग शिपिंग डिटेल की। अभी इससे पहले जब हम चेक कर रहे थे तब ये विंडो नहीं थी हमारे पास, जैसे हमने फीचर ऑन किया ये विंडो आ जाएगी बिलिंग शिपिंग डिटेल की। तो एक एड्रेस तो पार्टी के लेजर में दे दिया आप लोगों ने, सेकंड एड्रेस आप यहाँ पर बता सकते हैं, इवन पार्टी का नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर विशाल के नाम पे जाना चाहिए, और एड्रेस भी हमने चेंज कर दिया सर। ठीक है, मोबाइल नंबर भी हमने चेंज कर दिया। अब ये चीजें हमें बिल पे प्रिंट में चाहिए सर, तभी पता लगेगा कि बिलिंग शिपिंग का एड्रेस क्या है। यस किया हमने। अब आप देखिए सर बिल के अंदर, बिल 2 के अंदर तो आ रहा है सिटी सेंटर रोहिणी, और शिप 2 के अंदर वो सारी डिटेल्स आ रही है जो हमने चेंज करी थी यहाँ पर। ठीक है, मतलब 2 एड्रेस हम इस पे मेंटेन कर सकते हैं, जो जीएसटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो बिल पे प्रिंट होना मैंडेटरी है। और आइदर अगर वो सेम भी है कि आप कह रहे हैं डिलीवरी भी वही है, बिल भी वही बन रहा है उसी पार्टी के लिए, तब भी आपको बिल टू शिप 2 में सेम एड्रेस लिखवाना है। तो बिजी ने उसका क्या सॉल्यूशन किया हुआ है कि जब तक आप इसको चेंज नहीं करते एड्रेस को, बाय डिफॉल्ट एड्रेस वही पिक होके आता है। जैसे हमने कहा है यहाँ पर, तो आप देखेंगे जो केतन के अंदर एड्रेस होगा पार्टी के अंदर यहाँ पर,
वही एड्रेस यहाँ पर भी उठ के आ जाएगा। पार्टी सिलेक्ट करी, अब आप देखिए वही सेम एड्रेस यहाँ पर भी रिपीट हो गया, सारी नेम भी सेम है पार्टी का और एड्रेस भी सेम है। अनटिल अनलेस जब तक मैं चेंज ना करूँ, चेंज करने का सिनेरियो तभी होगा जब शिपिंग एड्रेस डिफरेंट होगा, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है सर, तो ये बिलिंग शिपिंग डिटेल का ऑप्शन है, ऑन करना पड़ेगा आप लोगों को अगर यूज करना है कस्टमर को। तो कहाँ से ऑन होगा, अगेन वहीं आएंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन और सिर्फ इनेबल कर देंगे बिलिंग शिपिंग डिटेल इस तरीके से। अब बिल नंबर तो आप लोगों ने सेट करना सीखा कि कैसे करते हैं हम, मैनुअल या ऑटोमेटिक। डेट की बात करते हैं हम कि बिल के अंदर जो डेट आती है हमारी ट्रांजेक्शन करते हुए, वो डेट मैनुअल चलेगी या ऑटोमेटिक चलेगी। अगर हमने कह दिया कि सर सिस्टम डेट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, बिजी जब हम ट्रांजेक्शन करने जाएंगे तो जो हमारे सिस्टम की डेट होगी वो पिक कर लेगा इस सीरीज में, सिस्टम की डेट पिक कर लेगा। और एक हमने कह दिया कि वाउचर डेट, लास्ट वाउचर डेट। फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने जैसे बिल बना दिया 25 अप्रैल को और उसके बाद 3 दिन या 4 दिन हमने कोई काम नहीं किया या बिलिंग नहीं करी, तो आज अगर हम वापस से बिलिंग करने जाएंगे तो वो डेट क्या पिक करेगा, 25 अप्रैल, यानी कि लास्ट वाउचर डेट। तो ये दो ऑप्शन होते हैं डेट के लिए। सिस्टम डेट चलेगी, जितनी बार भी आप ओपन करेंगे आपको करंटली जो सिस्टम की डेट होगी वो पिक करेगा। यहाँ पर जैसे डेट आती है ना हमारी टाइम और डेट, ये वाली। और लास्ट वाउचर डेट का मतलब है कि लास्ट टाइम जो भी आपकी डेट रही होगी बिल में वो डेट पिक कर लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हुई। और वापस आते हैं वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। बिल का अमाउंट ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट, राउंड ऑफ का प्रोविजन चाहिए होता है। होता है क्या है कि जैसे बिल बना आपका डेसिमल में, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर इसका अमाउंट आ गया, जैसे हमने कहा यहाँ पे 380। अब आप देखेंगे सर फाइनल बिल का अमाउंट डेसिमल में आ गया ना, 0.70 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको क्या करना होता है, जनरली लोग कहते हैं राउंड ऑफ करके दीजिए सर, ऐसे एग्जैक्टली बिल का ना क्लियर नहीं होता, तो हमने राउंड ऑफ कर दिया, राउंड ऑफ प्लस या माइनस। लेकिन यहाँ पर अभी क्या प्रोविजन है, राउंड ऑफ प्लस माइनस आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सॉफ्टवेयर होने का क्या पर्पज हुआ, बीजी उसमें क्या हेल्प कर सकता है, बीजी उसमें ये हेल्प कर सकता है सर, ऑटोमेशन मोड के अंदर ये बिल को राउंड ऑफ करा देगा, फाइनल अमाउंट को राउंड ऑफ करा देगा। उसके लिए क्या करना होगा, हमें कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑन करना पड़ेगा, ऑटो राउंड ऑफ फाइनल अमाउंट। हमने यस किया, कॉन्फ़िगर किया, ऑटोमेटिक किया। बिल सेंट्री अपर, कि अगर हमें प्लस करना है तो बिल सेंट्री कौन सी यूज होगी, राउंड ऑफ प्लस। माइनस करना है तो राउंड ऑफ माइनस। ये एक बार बताना है आप लोगों को इस सीरीज के लिए। नियरेस्ट राउंड है, राउंड ऑफ कहाँ कितनी वैल्यू के लिए होना चाहिए, 1 रुपए के लिए। ओके और सेव। इसकी और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ से बस इतनी सी कॉन्फ़िगरेशन है, यस करना है और बिल सेंट्री बतानी है आपको। ओके करके सेव कर दिया। हम चलते हैं वापस बिल के अंदर, मॉडिफाई। ठीक है, ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। अभी देखिए आप जैसे आप इस बिल को सेव कर रहे हैं, मैं इस विंडो को अभी हटाता हूँ, बिल सेव नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ प्लस आ गया सर 30 पैसे का, और बिल का अमाउंट राउंड ऑफ कर दिया गया है। तो ये उसका फीचर है अकाउंट में, इसमें इन्वेंट वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में बिल राउंड ऑफ करेगा, ऑटो राउंड ऑफ करने का। तो आपको और या ऑपरेटर को राउंड ऑफ लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो राउंड ऑफ कर देगा। 0.5 से ऊपर वैल्यू होगी तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए कर देगा, 0.5 से नीचे होगी तो पहले वाली वैल्यू के लिए राउंड ऑफ कर देगा। इनेबल करना पड़ेगा तभी चलेगा। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ सर, सीरीज वाइज कॉन्फ़िगरेशन है। मेन के अंदर हमने नहीं किया तो मेन के अंदर राउंड ऑफ काम नहीं करेगा, हमें इनेबल करना पड़ेगा सीरीज में आकर के। ठीक है सर। फिर एक और इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास, इनेबल सेटलमेंट डिटेल्स। इसकी रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, एफएमसीजी में होता है या काफ़ी सारे बिजनेस में ऐसा होता है कि सेल का बिल बना और पार्टी हैंड टू हैंड पेमेंट कर रही है यहाँ पर, पार्टी हैंड टू हैंड पेमेंट कर रही है यहाँ पर, लेकिन
मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग है या डिफरेंट है। हो सकता है वो चेक दे रहा हो सकता है वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा हो सकता है वो पेटीएम से पेमेंट कर रहा हो। तो मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग है और हम चाहते हैं कि हमारे पास मोड ऑफ पेमेंट अलग अलग का प्रोविजन हो और हमें उसकी रिपोर्टिंग भी मिल जाए। तो कैसे करेंगे, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, सीरीज में आ जाते हैं, सेटलमेंट यस किया, कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। कैश के अंदर हमने कैश का लेजर टैग कर दिया, यहाँ पर अकाउंट टैग करने हैं अकाउंटिंग के लिए। क्रेडिट कार्ड 1 के अंदर हमने कह दिया यहाँ पर बैंक का अकाउंट नहीं है तो बना देते हैं क्रेडिट कार्ड बना हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं जैसे कैप्शन चेंज करने का। तो हम बिलिंग की स्क्रीन पर जब ये विंडो खुलेगी बिल बाय बिल की, बिल सेटलमेंट की, तो बिल सेटलमेंट के अंदर कैप्शन क्या आना चाहिए, पेमेंट क्रेडिट कार्ड 2 के नाम से दिखाना चाहिए या पेटीएम के नाम से दिखाना चाहिए। हमने कहा सर पेटीएम के नाम से दिखना चाहिए, तभी तो क्लियर होगा कि किस मोड के अंदर हम एडजस्ट कर रहे हैं। बाकी क्रेडिट कार्ड में है तो क्रेडिट कार्ड आ गया, कैश है तो कैश आ गया, और अगर किसी ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो बैंक आ जाएगा यहाँ पे, एसबीआई बैंक। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको चेंज करके एनईएफटी और आरटीजीएस, ऑनलाइन के मोड हो गए। सेव कर दिया हमने और यहाँ पर सेव कर दिया। बिल का अमाउंट था 12,064 रुपये, सेव किया हमने। अब आप देखेंगे ये विंडो खुल गई सर सेटलमेंट की, सेटलमेंट की विंडो खुल गई। 12,064 रुपये को कैसे दे रहा है पार्टी, पार्टी ने कहा सर 2,064 रुपये तो कैश ले लो आप, बाकी मेरा आप कर दो क्रेडिट कार्ड से। तो 10,000 रुपये हमने कहाँ ऐड कर दिए, क्रेडिट कार्ड में ऐड कर दिए, ठीक है। या आपने कहा कि सर इसने 5,000 रुपये क्रेडिट कार्ड दे दिए, बाकी का इसने बोला कि बैलेंस कहाँ दे दो, पार्टी के लेजर में दे दो, कि अभी पैसे नहीं है, 5,000 रुपये बाद में दिए जाएंगे। अभी 7,000 रुपये लाए थे तो 7,000 रुपये की पेमेंट कर दी, और वो भी अलग अलग मोड से कर दी। एक कहा कि क्रेडिट कार्ड और दूसरा कहा कि कैश। ओके किया, बाकी प्रोसेस सेम है, सेव कर दिया। अब पार्टी के लेजर में कितना अमाउंट किया, 5,000 रुपये। चेक कर लेते हैं एक बार हम। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 5,000 रुपये जो बचे थे वो आ गए बिल में से। अब सेटलमेंट की डिटेल कैसे मिलेगी कि कौन से मोड के अंदर कितनी पेमेंट आई है, कैसे पता लगेगा। डिस्प्ले में चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंट समरी के अंदर ऑप्शन आ जाएगा सेटलमेंट डिटेल। हमने कहा ओके, ऑल सेटलमेंट मोड, सेल्स के लिए दिखा दो, सर्विस की सीरीज ले लो, और यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप देखेंगे इसने डेट बताई हमें रिपोर्ट में, बिल नंबर बताया, पार्टी बताई, और कैश में कितना पैसा आया है, क्रेडिट कार्ड 1 से कितना पैसा आया, डेबिट पार्टी के लेजर में कितना गया, और टोटल अमाउंट कितना है बिल का। पूरा हमें कलेक्शन की डिटेल मिल गई। इस प्रकार से डे एंड पे आप लोग कलेक्शन की रिपोर्ट दे सकते हैं पार्टी को कि सर आज सारे दिन की जो सेल हुई है ना आपकी, उस सारे दिन की सेल में कैश में इतना पैसा आया है, क्रेडिट कार्ड से इतना आया है, और पार्टी के लेजर में इतना गया है, या पेटीएम किसी ने किया है तो वो इतना अमाउंट है। सबका टोटल मिल जाएगा नीचे। डे एंड का देख लो आप, वीकेंड का देख लो, मतलब डेट रेंज देकर के आप रिपोर्ट ओपन कर सकते हैं। तो ये सेटलमेंट डिटेल का प्रोविजन है। लेकिन इसमें कोई दो ट्रांजेक्शन करके दिखाओ सेटलमेंट डिटेल में। हमने करा इस ट्रांजेक्शन को 25,000 क्रेडिट कार्ड से, 40,000 पेटीएम से, बाकी के 10,000 रुपये पार्टी के लेजर में छोड़ दिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको छोड़ना है, अगर फुल एडजस्टमेंट है तो आप यहाँ पे 0 कर दीजिए, और जो मोड है जिस मोड में उन्होंने एडजस्ट कराया उसमें उसका अमाउंट बता दीजिए। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे आपको अमाउंट पूरा एडजस्ट कराना है।
विशाल सर, हाँ जी। सचिन सर की कुछ क्वेरी है, वो सेटलमेंट को एक बार दोबारा से फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। तो सचिन सर एक बार बताइए क्या चीज आपको प्रॉब्लम आ रही है। देख लिया। हेलो, हाँ सर बताइए क्या जी प्रॉब्लम आ सर। रही है। सेटलमेंट विंडो खोलो एक बार जरा, उसमें जो नीचे का ऑप्शन है वो बताओ ना। या सेटलमेंट विंडो खोल लिया आपने कॉन्फ़िगरेशन में? हाँ, सेल्स में मेन, ये जो नीचे के ऑप्शन सारे। हाँ यस, ये जो नीचे ऑप्शन है ये सारे नीचे, वहाँ ये वाले 4 ऑप्शन, जो ठीक है 5 सर। ऑप्शन। सर पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई सेटलमेंट डिटेल सेपरेटली। इसका यूज ये है कि आपने कहा कि सर बिल जब बन रहा था तब तो सेटलमेंट नहीं की गई, तब तो सारा अमाउंट हमने पार्टी के लेजर में डाल दिया। हुआ ये कि डे एंड पे कलेक्शन करने गया बंदा हमारा एजेंट, तब उसको पेमेंट मिली है। तो अब हम ये चाहते हैं कि जो सेटलमेंट की डिटेल है वो बिल ना खोलना पड़े हमें वापस से, हम उसको बाहर से ही अपडेट कर दें। पार्टी ने हमें वहां से 2 मोड में पेमेंट दे दी है, एक चेक दे दिया और एक कैश दे दिया है बिल के लिए। अच्छा, तो अब हम एक तो तरीका ये है कि लिस्ट में जाकर के या पार्टी के लेजर में जाके पूरा बिल खोल के मॉडिफाई करके सेव करें। सेव करेंगे तभी विंडो आएगी सेटलमेंट की, और वहां पे बताएं। एक तरीका बिजी ने दूसरा किया, आप इसको यस कर दीजिए। और मिसलेनियस डेटा एंट्री होता है बिजी में एक ऑप्शन, हमने कहा सेव, और यहाँ आ जाते हैं मिसलेनियस डेटा। यहाँ ऑप्शन आ गया अपडेट सेटलमेंट डिटेल। वाउचर सीरीज कौन सी है वो बता दिया, बिल नंबर बता दिया, डेट अपने आप आ गई वहां से। या फिर आप लिस्ट भी देख सकते हैं अनसेटल्ड वाउचर्स की, कि जो वाउचर अभी सेटल्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे ओके करेंगे तो अब ये देखिए टोटल इनवॉइस अमाउंट आ गया। सेल थी, सर्विस सीरीज थी, बिल नंबर ये था, डेट हमारी स्पेसिफाई कर दी हमने, टोटल था 75,520। अब इसकी सेटलमेंट आप यहाँ पे बता के अपडेट कर दीजिए। आपको बिल ओपन करने की जरूरत नहीं है पार्टी का, और मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एक ये होता है ना कि बिल बाद में मॉडिफाई किया गया है, तो वो चीज से भी बचेंगे। और हर एक बिल को आपको मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा। या डे एंड पे 4 बिलों का आपके पास अमाउंट आया अलग अलग तरीके से, तो चारों अनसेटल्ड वाउचर की लिस्ट आप यहाँ पे देख के और उसको 1 बाय 1 सेटल्ड आप कर सकते हैं। इसको हमने कहा Vishal, 25,000। हाँ जी सर। sorry, Vishal, is there any option for bulk settlement? सर 1 बाय 1 ही होगा, बल्क के लिए तो प्रोविजन नहीं है, 1 बाय 1 इनवॉइस करना होगा हमें। अच्छा, ठीक है, हाँ जी। ओके। विशाल जी, हाँ जी सर। और एक चीज बता दो, ये रिसिप्ट में इसमें क्या फर्क होता है? हाँ एक सेकंड में वापस बोल रहा हूँ सर। जो रिसिप्ट डालते हैं और ये आपने बताया, इसमें उसमें क्या फर्क है? रिसिप्ट का जो वाउचर डालते हैं और जो इसको करते हैं उसमें क्या फर्क है? हाँ, रिसिप्ट सर एक चीज होती है कि आपका बिल के टाइम पे, मतलब जब आप बिलिंग कर रहे हैं काउंटर के ऊपर ही पेमेंट हो गई आपकी, तो वहां पे क्या 2 एंट्री डालने की क्या जरूरत है? मतलब लॉजिक लगता है हमें कि हमें 2 एंट्री डालनी चाहिए। नहीं रिसिप्ट नहीं, जनरली पेमेंट हम बाद यूज। में आई है ना जी, पेमेंट बाद में आई है। बिल हाँ बन जी गया, ठीक उसके है। बाद पेमेंट आई, हम सेटलमेंट कर रहे थे, इससे करें या हाँ हाँ रिसिप्ट से करें? सर, दोनों में से किसी से कर लीजिए जो आपको सूटेबल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी के लेजर में दोनों दिख जाएंगे आपको। नहीं, इसमें एक दिक्कत आती है, अगर मेरा 100 रुपए का बिल बना हाँ जी और 100 रुपए आ गए, ठीक है सर। तो पार्टी का लेजर दिखाता 0, और अगर मैं रिसिप्ट डालता हूँ तो दोनों एंट्री दिखाता है। मैं दोबारा बोलूँ? मैं समझ गया सर आपकी चीज। यहाँ पर आ गए हम सेल मॉडिफाई सीरीज, चलते हैं। ठीक है, एक बिल बनाते हैं हम 10 तारीख को, और हमने क्या दिया यहाँ पर, पार्टी बता दी, कंप्यूटर बता दी 4 पीस। ठीक है, ये बिल बना दिया, और 10 तारीख के बाद इसकी हमने करी फिर सेटलमेंट। ये जैसे अनसेटल्ड वाउचर्स की लिस्ट आ गई, मतलब जिन लिस्ट का वाउचर्स का आपका सेटलमेंट नहीं हुआ है वो आपने सिलेक्ट कर दिए। और यहाँ पर आपने क्या दिया, अपडेट हुआ। ठीक है, ये हमने अपडेट कर दिया सर।
कंट्रोल एल किया, यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे अभी आ गया ना सर, अलग से एंट्री तो नहीं आएगी जो चीज़ आप कह रहे हैं। रिसिप्ट वाउचर जब आप करते हैं तो एंट्री अलग से आती है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि एंट्री एक ही है, हमने सिर्फ क्या किया है, बिलिंग डिटेल्स को अपडेट किया है, सेटलमेंट डिटेल्स को अपडेट किया है, तो वो हमें पता लग जाएगा कि इसकी सेटलमेंट हुई किस तरीके से है, सेल किया था क्रेडिट पार्टी कार्ड को। से इतने बताया नहीं, मेरे क्रेडिट कमाया है, आपने पूरा क्रेडिट डाल दिया। ये जो अमाउंट आ क्रेडिट रहा है कार्ड, पूरा है, आप देखोगे फर्स्ट सेटलमेंट उठा लिया उसने। फर्स्ट सेटलमेंट अब ये इस तरीके से दिखा देगा सर, वो तो लेजर खोलने का तरीका है, हमें यहाँ पे पता लग जाएगा कौन से मोड में कितना सेटल्ड हुआ है। क्रेडिट कार्ड से 1 लाख गया है, पेटीएम से 50,000 गया है, एसबीआई से 1,040 गया है। ये लेजर के ऑप्शंस होते हैं। ऑल अदर अकाउंट, अगर हमने सिंगल अकाउंट ऑटो किया है तो जो उस एंट्री में फर्स्ट अकाउंट होगा वो पिक करके लेके आएगा, वो पिक करके लेके आएगा। ठीक है, ये चीज है। फुल वाउचर डिटेल कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके अंदर आप ऑल अदर अकाउंट करके देख सकते हैं। और बेटर दूसरी एक क्या चीज रिसिप्ट बेटर, बस खाली ये बता दो रिसिप्ट बेटर है या ये बेटर है? सर, दो चीज है। मैं अगर ये चीज कहना चाहूंगा कि अगर सेम डे आपकी रिसिप्ट आ रही है तब तो आप इसको यूज कर लीजिए, मैं नहीं समझता कि दूसरी एंट्री डालने की जरूरत है। अगर आप कह रहे हो 2, 4, 10 दिन 15 दिन के बाद पेमेंट आ रही है तो आप रिसिप्ट वाउचर जरूर रखिए, क्योंकि उसका कंसर्न क्या है कि इसके अंदर अगर हम 15 दिन बाद अपडेट करेंगे तो यहाँ पता हाँ नहीं लग रहा कि ये पेमेंट 15 दिन के बाद आ रही है। कल को यस अगर कोई सर, डिस्प्यूट होता है, हाँ डिस्प्यूट होता है तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि सर पेमेंट आई कब थी आपकी। लेकिन अगर रिसिप्ट की एंट्री होगी तो हमें पता लग जाएगा कि 15 तारीख के बाद पेमेंट आई है। तो अगर सेम डे की सेटलमेंट है तो आप वहां से एडजस्ट कर लीजिए। अब इसके सब ऑप्शन थे सर जो सर ने आपने पूछे थे, वो मैं हाँ थोड़े से और ब्रीफ देता हाँ हूँ। हाँ हाँ जी। वैशाल सर, एक चीज और हमने पूछूंगा। यहाँ पे ये जी जो सर, लेजर का सीक्वेंस है, इसमें सेटलमेंट वाली विंडो में उसको चेंज कर हाँ सकते हाँ, हैं? पार्टी को सबसे ऊपर ले जाना है या कैश को नीचे रखना? नहीं पार्टी सर लास्ट में रहेगी हमेशा, पार्टी सर लास्ट में अच्छा, रहेगी जैसे हमेशा। पार्टी को, बाकी के जैसे कभी लेजर कभी का पार्टी क्या सीक्वेंस, है कहती है, हाँ बताइए। हाँ, तो पार्टी कभी कभी ये कहती है कि पहले तो क्रेडिट में जाना चाहिए, अधिकतर हमारा कैश वगैरह सेटलमेंट वगैरह कभी कभार होता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उसके लिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, फर्स्ट सेटलमेंट आ रहा है, तो स्पेसिफाई डिफॉल्ट सेटलमेंट मोड, ऑटोमेटिक कर रहे हैं, फर्स्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट सेटलमेंट लेके चल रहे हैं तो हाँ, सेटलमेंट कैसे होती है वो देखिए आप। बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, फर्स्ट सेटलमेंट मोड में ले आया, जो भी फर्स्ट ऑप्शन था उसके अंदर अमाउंट ले आया। लेकिन अब हम इसका ऑप्शन करते हैं चेंज, यहाँ से हम्म, हम इसको कर देते हैं सर ऑटोमेटिक। ठीक है, और हमने कहा अब बाय डिफॉल्ट कहाँ आ रहा है सर, पार्टी में आ रहा है। तो ये ठीक दोनों है। ऑप्शन है, अगर हम फर्स्ट सेटलमेंट रखेंगे तो पहले सेटलमेंट में जाएगा, ऑटोमेटिक रखेंगे तो पहले पार्टी के लेजर में जाएगा। सीक्वेंस जो चेंज करने की बात है वो ऊपर सेटलमेंट मोड के सीक्वेंस आप चेंज ठीक है। कर सकते हैं। एसबीआई का बैंक पहले ऊपर लेके आ सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन से, लेकिन पार्टी हमेशा लास्ट में रहेगी। ऑन स्क्रीन जो पार्टी आ रही है वो लास्ट में ठीक है। रहेगी जी। और जब हम एक चीज करते हैं कि ठीक हमने दो ऑप्शन है, या तो हम ये कहते हैं कि वाउचर के अंदर ही सेटल्ड करेंगे, वहीं डिटेल बताएंगे, तो हम बाहर से नहीं बता सकते फिर। और हम ये कहते हैं कि सर बिल की सेटलमेंट हम बाहर से करेंगे मिसलेनियस डेटा एंट्री में जाके, तो फिर हम अंदर से नहीं बता सकते। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ऑप्शन हाइड हो गए यहाँ से। इस सिनेरियो में क्या होगा, बिल आप सेव करेंगे ना, वहां पे विंडो नहीं आएगी, यहाँ पे सेटलमेंट की विंडो नहीं खुलेगी, इसमें सेव वाउचर है। पूरा बिल सेव हो गया, यहाँ पे विंडो नहीं खुली हमारी। क्यों नहीं खुली, क्योंकि हमने उसको प्रोविजन बताया कि हम इसको बाहर से सेटल करेंगे, मिसलेनियस डेटा एंट्री में सेटलमेंट डिटेल। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर हम ये ऑप्शन यूज नहीं करते हैं तो फिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो जाती है। ये कहने का मतलब ये है, एक बार में एक ही चीज चलेगी, आइदर या तो आप बिल के बाहर से बिल को सेटल कर लीजिए या बिल के अंदर ही फिर डिटेल बताइए। ये चीज हो गई। दूसरा हुआ एनफोर्स फुल अमाउंट, एनफोर्स फुल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट, कि सर बिल बनाया आपका 15,000 रुपये का और आपने उसमें सेटलमेंट बताई सिर्फ 14,000 रुपये की, 1,000 रुपये छोड़ दिया आपने। तो ऐसा गलती से ना हो जाए कि 1,000 रुपये का अमाउंट आपका छूट जाए, ना वो पार्टी में ना जाए ना कहीं और जाए। उसको मेक श्योर करने के लिए हम एनफोर्स कर देते हैं कि जो भी बिल का पूरा अमाउंट है उसको सर पूरी एडजस्टमेंट देनी पड़ेगी आपको,
चाहे आप एक मोड में बताइए या अलग अलग मोड में बताइए। एक दूसरी चीज आई कि सर ने, जैसे अभी सचिन सर ने कहा था कि जर्नली होता ही है, ये वाला ऑप्शन नो रहता है हमारा, पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विद पार्टी डेटा। इस सिनेरियो में होता क्या है कि अगर आपने पार्टी के साथ सेटलमेंट यूज किया है तो पार्टी के लेजर में सर कोई डिटेल नहीं जाती उसकी, वो बिल कैश का बिल मान लिया जाता है। मतलब हमने क्या करा, सेल बनाया और वहीं हैंड टू हैंड उसकी सेटल कर दी कैश में, पेटीएम में या बैंक में, तो क्रेडिट तो कुछ हुआ ही नहीं। और जब क्रेडिट कुछ नहीं हुआ तो पार्टी में अकाउंटिंग तो होना बनता भी नहीं है। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं सर रिकॉर्डिंग के लिए या रेफरेंस के लिए मुझे ये तो पता लगे कि पार्टी का बिल बना था, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं, पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विद पार्टी डेटा। इस सिनेरियो में होगा ये, पूरा बिल 20,000 रुपये का और पूरा बिल आपने सेटल कर दिया कैश के अंदर, तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश की अकाउंटिंग हो गई और सेल्स की अकाउंटिंग होगी, पार्टी का तो रोल ही खत्म हो गया, क्रेडिट 1 रुपया भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हमें चाहिए रेफरेंस के लिए कि पार्टी के लेजर में हमें वो एंट्री दिखती रहे, तो वो तभी आएगी जब हम पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विद पार्टी डेटा को यस करके चलेंगे। अदरवाइज वो बिल यहाँ पर नहीं दिखाएगा सर आपको, सेल्स के लेजर में आएगा, कैश के लेजर में आएगा, पार्टी में नहीं आएगा। अकाउंटिंग का कंसर्न है, अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, ये चीज है इसकी, पोस्ट सेटलमेंट डेटा अलॉन्ग विद पार्टी डेटा, कि अगर हमने पूरा बिल सेटल कर दिया किसी दूसरे मोड में, पार्टी को क्रेडिट ही नहीं किया 1 रुपये से भी बिल के अंदर, और फिर भी हम चाहते हैं कि पार्टी के लेजर में वो एंट्री दिखाए, बिल नंबर दिखाए, डेट दिखाए, तो हमें ये ऑप्शन यस करना होगा। फिर वो ऑप्शन प्रिंट इनवॉइस आफ्टर सेविंग फ्रॉम मिसलेनियस डेटा एंट्री, क्या आप ऐसा चाहते हैं कि बिल का जो प्रिंट आउट हो वो तभी प्रिंट आउट निकले आपका जब आप मिसलेनियस डेटा एंट्री से उसकी सेटलमेंट डिटेल अपडेट कर दें। यानी कि जो दूसरा तरीका हमने अभी देखा, बिल के बाहर से हम बिल की डिटेल अपडेट करते हैं सेटलमेंट की, वहां से अपडेट करते हैं, उसके बाद ही उसका प्रिंट आउट निकले, तो आप इसको यस कर सकते हैं। तो ये इसके सर सब फीचर्स हैं, और एज आई सेड कि ये जो सीक्वेंस है ये आप चेंज कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है सर, पहले एक बार डिसाइड करके सेट कर लीजिए, ऐसा ना करें कभी भी किसी यूजर के यहाँ कि पहले हमने एक सीक्वेंस लगा दिया बाद में लेजर चेंज कर दिए, उससे होगा ये कि विशाल जी, पहले के लेजर। हाँ जी सर। एक चीज का कोई एग्जांपल दे दो, ये जो आपने बताया कि प्रिंट इन जो बाद में बिल सेटलमेंट करते हैं उसका तो वो दो एग्जांपल दो, मतलब ऐसा किस केस में होगा जब बिल तो बन गया और सेटलमेंट हम बाद में करेंगे। उसका एग्जांपल ये हो सकता है सर, जैसे बिल तो आपने बनाया, वहां से उनको प्रिंट आउट लेकर के दे दिया कि सर ये आपका बिल है, इतनी इसकी हाँ इतना इसका amount है। लेकिन एक एक्नॉलेजमेंट देनी है, जैसे हम क्या करते हैं रिसिप्ट की जब एंट्री डालते हैं तो एक रिसिप्ट की एक्नॉलेजमेंट देते हैं उनको, ठीक है। ठीक है। और आप, अब हम रिसिप्ट की एंट्री तो डाल नहीं रहे, बाहर से एंट्री कर हाँ रहे हैं, तो पार्टी हाँ उस सिनेरियो के अंदर भी हमसे कह रही है सर कोई एक्नॉलेजमेंट तो दीजिए, आप पेमेंट तो मैंने कर दी आपको, चाहे 2 घंटे बात करी सेम डे में, लेकिन पेमेंट करिए अच्छा तो कोई एक्नॉलेज तो दीजिए। तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे यस करेंगे और एक्नॉलेजमेंट का एक फॉर्मेट यहाँ पे बता देंगे, जैसे फॉर्मेट 1 आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ये डिजाइन भी किया जा अच्छा सकता है, तो यहाँ अच्छा से वो एक एक्नॉलेज का फॉर्मेट मिल जाएगा हमें। शिफ्ट का फॉर्म मिल जाएगा। हाँ 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 सर्विस, ये था 2422 अपडेट, प्रिंट सेल इनवॉइस स्टैंडर्ड यस। अब फॉर्मेट जो भी होगा एक्नॉलेज का आप डिजाइन करवा सकते हैं पार्टी के यहाँ पर, या अगर वही से फॉर्मेट देना है आपको बिल का तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका यूज करा सकते हैं। ये तो डिफॉल्ट वही फॉर्मेट आ गया, लेकिन यहाँ पे हम एक्नॉलेज का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं उनके लिए, तो ये चीजें हैं इस तरीके से। तो ये सेटलमेंट डिटेल है सर, 5 मोड मैक्सिमम हो सकते हैं, 5 से ज्यादा मोड इंक्रीज आप नहीं कर सकते, बिजी यूज आपको एक करना है या 5 करने हैं, ये यूजर की चॉइस है। कैप्शन आप ऑन स्क्रीन के लिए चेंज कर सकते हैं, ये कि जैसे क्रेडिट कार्ड 1 2 3 आ रहा है, लेकिन जब बिल सेटल करने जा रहे हैं और विंडो वहाँ जो खुल रही है वहाँ पे कैप्शन क्या आना चाहिए, तो वो हम कैप्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि मान लीजिए 5वां आपने चेक ही बता दिया, यहाँ पे चेक किस में जाएगा, जर्नल है कि बैंक में जाएगा, ठीक है, कैप्शन हमने कर दिया सर चेक। अब चेक के लिए लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सर उसका चेक नंबर भी मेंटेन होना चाहिए इन फ्यूचर के रेफरेंस के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, नरेशन को एनफोर्स कर सकते हैं। उससे होगा ये कि अगर किसी यूजर ने सेटल किया बिल और चेक के अंदर बताया कि पेमेंट चेक से आई है, तो बिना नरेशन में उसका चेक नंबर डाले वो आगे नहीं जा पाएगा। वैलिडेशन चेक नंबर पे नहीं है, वैलिडेशन इस चीज पे कि नरेशन में उसको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, जैसे हमने कहा सेव, और
यहाँ पर आ गए, 0 किया, 22 40। अब यहाँ पे हम 1 नंबर लिख के भी सेव करा सकते हैं, लेकिन अगर 1 नहीं लिखते हम तो ये हमें आगे नहीं जाने देगा सर। नरेशन कुड नॉट बी ब्लैंक। तो लॉजिकल ये है कि चेक नंबर यहाँ पे डाला जाए रेफरेंस के लिए, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं। तो ये भी एक यूटिलाइजेशन है नरेशन का। चल अब एक बार सेटलमेंट डिटेल दिखा, एक बार डिटेल में। ये आ जाते हैं सर। 2 रिपोर्ट है सेटलमेंट की, मैं दिखा देता हूँ। एक सेटलमेंट डिटेल है, एक समरी है। पहले डिटेल एक बार रेफर कर लेते हैं हम। यूजर वाइज देखना चाहते हैं, सीरीज वाइज कि एक तो कंसेप्ट आपने बताया कि सर 4 कैश काउंटर हैं, चारों के कैश काउंटर वाइज समरी चाहिए मुझे कि कैश काउंटर नंबर 1 पे क्या कलेक्शन रहा, ठीक है, और कैश काउंटर नंबर पे 2 पे क्या रहा। तो उसके लिए पहले हमें यूजर बनाने पड़ेंगे, तो यूजर वाइज रिपोर्ट खुल जाएगी। दूसरा हुआ सीरीज वाइज, एक सीरीज के अंदर क्या सेटलमेंट आई, ऑल सेटलमेंट मोड, सेल्स बता दिया, सर्विस बता दिया, और एक चार्ट से ले लिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग डेट के आ गए, बिल नंबर आ गए, पार्टियां अलग अलग आ गई, किस मोड में कितना टोटल आया उसका नीचे हमें ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। तो ये एक हमें रेंज मिल जाएगी किस डेट के अंदर कितना कलेक्शन हुआ है हमारी कंपनी के अंदर और किस किस मोड में हुआ है। और अगर पार्टी कोई डेबिट है तो हम बिल्स रिसीवेबल से इस अमाउंट को टैली कर सकते हैं, डेबिट टू पार्टी, क्योंकि जब सारी चीजें अगर हमारी सेटल्ड हो गई है तो ये अमाउंट हमारा रिसीवेबल से मैच करना चाहिए इस डेट रेंज के दौरान। तो ये एक रिकंसिलेशन भी कर सकते हैं। और एज आई सेड की रिपोर्ट आप यहाँ से ईमेल, प्रिंट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, अब एक बार समरी देख लेते हैं। समरी में पार्टी या बिल नंबर नहीं आएगा आपका। समरी के अंदर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ बिल लगा है कि इस डेट रेंज के अंदर टोटल बिल कितने थे, चारों बिल का अमाउंट टोटल कितना था, 240,864। अब इस 240,864 की सेटलमेंट क्या है अलग अलग मोड में, तो ये समरी आ जाएगी, यानी कि उन्हीं एंट्रीज को ये समराइज कर देगा, कंसोलिडेट कर देगा। एंटर करेंगे तो आपको डिटेल यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी, कंप्लीट डिटेल, चेक अमाउंट देखना है, डेबिट पार्टी अमाउंट देखना है, कंप्लीट डिटेल। तो आप देखेंगे वापस से रिपोर्ट खुल गई सेम एज बिफोर, बट ऑन स्क्रीन क्या आएगा, ऑन स्क्रीन ये कंसोलिडेट होकर टोटल आ जाएगा कि इस डेट रेंज के अंदर हमारे 50 बिल थे, 50 बिल का मतलब इतनी सेल हुई हमारी। तो सेल के बिल से फिगर का भी टैली कर सकते हैं हम, सेल्स का लेजर और यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट मैच होने चाहिए बेसिकली। तो ये 2 रिपोर्ट है सेटलमेंट के रिगार्डिंग। एफएमसीजी में, रिटेल पे, कैश काउंटर पे, मॉल्स के अंदर बहुत जगह चल रही है आजकल बिजनेस के अंदर, ये चीज़ चाहिए होती है हमें। वापस आते हैं सर्विस पे। अब सर सेटलमेंट मोड तो दे दिया हमने। जल्दी जल्दी। हाँ जी सर। इसमें ना एक छोटा इशू ये आता है, जैसे जो कैशर होता है, हेलो, उसका 2 बजे तक का टाइम है, कैश ड्रॉर का, कैशर का, ठीक है, जो उसका 2 बजे तक का टाइम, 2 बजे अपना शिफ्ट चेंज हो गई, ठीक है सर। तो ये देखना 2 बजे तक कैश कितना आया। उसके लिए सर रिपोर्ट को थोड़ा सा हमें कस्टमाइज करना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या कस्टमाइज करना पड़ेगा, जैसे हमें यहाँ पे दिया यूजर वाइज, तो ये रिपोर्ट जब हमारी खुलेगी तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फीचर होता है हमारा मेंटेन डेटा चेकलिस्ट का जर्नल के अंदर, जिससे होता ये है कि हमें ये पता लगता है कि कौन सा वाउचर किस यूजर ने और कितने बजे बनाया है। वही फील्ड हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे, डेट वाउचर क्रिएशन टाइम की फील्ड होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले तो यूजर खोल दिया हमने, यूजर खोलेंगे तो जैसा आपने बोला 24 घंटे की रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे में 2 शिफ्ट चल रही है। तो हम क्या करेंगे, एक डेट रेंज दे करके उसके अंदर ये टाइम रेंज देंगे, सॉरी, एक दिन बता दिया, उसके अंदर वाउचर क्रिएशन टाइम बता दिया, ठीक है। हर एक बिल के आगे उसका टाइम आ जाएगा कि कब कितने बजे वो क्रिएट हुआ है। तो हम उसको समराइज कर पाएंगे, यहाँ पे समराइज कर लेंगे उस फील्ड के ऊपर। समराइज से होगा ये कि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इतने टाइम तक तो इतने बिल बने। वैसे ये जनरल चीज है, जो जितनी भी वो जनरल होती है, 8 घंटे शिफ्ट होती है, हर जो बंदा चेंज होता है उस टाइम तक का कैसे वो चाहिए साहब। बिल्कुल ठीक है सर, मैं एग्री करता हूँ उस बात से आपकी, और मैं कोशिश करूंगा ये फीडबैक मैं आगे शेयर कर पाऊँ, उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करें हम और अच्छे। थैंक यू। जी सर। तो इसी के साथ सर मैं अब आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। अब कॉन्फ़िगरेशन में फीचर्स तो वैसे बहुत सारे हैं,
कुछ हमने स्किप करें। कोशिश बस अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मेजर चीजें जो हमारी यूज होती हैं और जो जनरली मांगी जाती हैं बिजी सॉफ्टवेयर से, वो एटलीस्ट हम सबको आनी चाहिए, पता होना चाहिए और डिटेलिंग में पता होना चाहिए। बाकी तो क्या है कि सर सपोर्ट टीम ऑलवेज अवेलेबल है आप सबके लिए। तो अब चलते हैं कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड पीओएस स्क्रीन। कॉन्फ़िगर स्टैंडर्ड पीओएस स्क्रीन, पहले तो कंसेप्ट समझते हैं कि पीओएस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऑप्शन आ गया इनेबल एडवांस पीओएस डेटा एंट्री। अब जैसे मैंने अभी वर्डिंग यूज करी सर, सेटलमेंट डिटेल का यूज होता है रिटेल काउंटर पे, एफएमसीजी में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, मॉल्स में। वहाँ पे जनरली एक मेजर रिक्वायरमेंट और होती है, वो ये होती है कि वो लोग कहते हैं कि सर हमारे नंबर ऑफ काउंटर्स बहुत हैं, बिलिंग बहुत फास्ट मोड में चाहिए होती है हमें, हम पूरे पूरे बिल की डिटेल हर बार पंच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा कि बिल बनाते हुए अभी अगर हम स्क्रीन देखते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर, ऑप्शन बहुत अच्छा है और बहुत यूजेबल है। स्क्रीन पे सीरीज हमें हर बार बतानी पड़ती है, जैसे अगर मल्टीपल सीरीज हैं तो आप कौन सी सीरीज में बिल बना रहे हैं। डेट आपको एंटर करना पड़ता है, वाउचर नंबर स्किप होता है, लेकिन सेल टाइप आपको सेलेक्ट भी करनी पड़ती है या फिर एंटर करके चलना पड़ता है, पार्टी सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब जहाँ बात आती है कैश काउंटर की, वहाँ पे 99% होता है कि पार्टी कैश होती है। हाँ, बिल के ऊपर अगर नाम या फ़ोन नंबर चाहिए तो हम वहाँ पे बिलिंग शिपिंग इनेबल कर सकते हैं और उसमें उनका नाम फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। लेकिन मेन जो पार्टी होती है वो 99% कैश में चलती है रिटेल काउंटर पे, क्योंकि वो पार्टी का लेजर क्रिएट नहीं करते सर। पूरे दिन के अंदर 150, 200, 500 कस्टमर आते हैं, लेजर बनाएंगे तो बहुत टाइम भी जाएगा और डेटाबेस बहुत हैवी हो जाएगा। उसके बाद मटेरियल सेंटर या तो सिलेक्ट करेंगे या एंटर करेंगे। तो कहने का मतलब है सीरीज से लेकर के और आइटम तक आने तक आपको 4 से 5 एंटर करने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो अप्रॉक्सली एक 15, 20, 25 सेकंड का टाइम एक यूज़र का एक बिल में यहाँ पे वेस्ट होता है हर एक बार। अब वो यूज़र कह रहा है सर इतना टाइम नहीं होता है, हमारे पास मॉल के अंदर पूरी लाइन लगी होती है बिलिंग के लिए। हम तो चाहते हैं पहली चीज़ तो ये कि स्कैनिंग वाला प्रोसेस हो, आइटम हमें बताना ना पड़े, प्राइस हमें बताना ना पड़े, क्वांटिटी हमें ना बतानी पड़े, स्कैनिंग प्रोसेस हो, जितनी क्वांटिटी लेगा स्कैन करेंगे और बिलिंग डिटेल पे आ जाए, उसका प्राइस भी आ जाए और प्रोडक्ट भी आ जाए। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें जो जर्नली फिक्स रहती हैं कि जैसे हमने कहा कि आज सुबह हमारा मॉल खुला है तो आज सर पूरे दिन अगर बिलिंग होगी तो डेट क्या रहेगी, 10 तारीख की चलेगी, या जो मेरे सिस्टम की डेट है 2 तारीख। ठीक है, तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए, इस चीज़ को और अच्छा करने के लिए एक ऑप्शन दिया बिजी ने, एडवांस पीओएस डेटा एंट्री। स्कैनिंग प्रोसेस आप समझ सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो सेल स्क्रीन को कन्वर्ट करने जा रहे हैं स्कैनिंग वाली विंडो के अंदर, कि स्कैनिंग का प्रोसेस कैसे चलता है विधि। सबसे पहले तो यहाँ पे 3 फील्ड्स है, आप देखिए ये फील्ड्स आपको हर एक फील्ड के अंदर मिलेंगी। यहाँ पे मोस्टली जितनी भी फील्ड्स हैं सबके अंदर ये 3 फील्ड मिलेंगी। तो मैं जरूरी समझता हूँ कि पहले हम लोग ये समझे कि इन 3 फील्ड्स का मतलब क्या है। इसका मतलब हो गया कि अगर हमने कहा कि डेट फिक्स है, और फिक्स क्या है, सिस्टम डेट, तो पहली चीज तो वहाँ पे मेरा कर्सर नहीं जाएगा, ट्रांजेक्शन बनाते हुए वहाँ पे रुकेगा नहीं कर्सर, मुझे कोई एंटर नहीं करना पड़ेगा, उस फील्ड को स्किप कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर मैं इंटेंशनली हम चाहें भी तो हम उसकी डेट चेंज नहीं कर पाएंगे फिक्स वाले सिनेरियो के अंदर। फिक्स का मतलब हो गया सर फिक्स हो गई, सिस्टम से ही उठाएगा, आप उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं कर सकते। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम डेट कर लीजिए। सेल टाइप, जनरली क्या होता है, जैसे मैंने बताया 90-95% सेल टाइप वहाँ पे चलती है सर आइटम वाइज रिटेल काउंटर पे, क्योंकि पूरा शोरूम है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, और जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो टैक्स रेट भी मल्टीपल होते हैं कई बार। तो इसीलिए हमें वहाँ पे क्या चाहिए होता है, आइटम वाइज चाहिए होता है, आइटम वाइज चाहिए होता है। और दूसरा, डिस्काउंट भी हमें आइटम वाइज चाहिए होता है, इसीलिए सेल टाइप जो मेजरली रखी जाती है वहाँ पर, वो रखी जाती है आइटम वाइज। पहली चीज लोकली रहती है, क्योंकि हम लोकल में डिलीवरी दे रहे हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई का कंसेप्ट होता है, हम वहीं पर डिलीवरी दे रहे होते हैं। इंटर स्टेट की बिलिंग तो होगी नहीं किसी मॉल के अंदर बैठ के या रिटेल काउंटर पर बैठकर, तो इसीलिए लोकल ले लिया हमने। अब दूसरी फील्ड आई वेरिएबल। वेरिएबल का सर मतलब होता है कि हर बार आपका जो कर्सर है एंट्री करते हुए वो सेल टाइप की फील्ड पे रुकेगा, सेल टाइप की फील्ड पे हर बार कर्सर आपका रुकेगा और आपको सेल टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको एंटर करके आगे आना पड़ेगा, मतलब एक की आपको प्रेस करनी पड़ेगी एंटर की। ये हुआ वेरिएबल। हम इसको करते हैं अभी सेमी वेरिएबल। नेक्स्ट, अब मैं फील्ड डिफाइन करता हूँ सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल का मतलब ये होता है कि बिल बनाते हुए आपका इस फील्ड के ऊपर कर्सर नहीं रुकेगा, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है और आपको ये फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है
फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है तो आप माउस का कर्सर रख करके इसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, यानी कि पार्टी चेंज कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं हम एग्जांपल के लिए, अभी इस स्क्रीन को जब हम लाइव देखेंगे तो और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। मटेरियल सेंटर, गोडाउन सर फिक्स होता है काउंटर के अंदर, शॉप का ही गोडाउन चलता है, मेन स्टोर। अब हमने दो फील्ड यूज करी है यहाँ पे, फिक्स हो गया, सेमी वेरिएबल हो गया। दोनों का इफेक्ट आप लोग देखिएगा। ये ऑप्शंस और अभी आगे कवर करते हैं, पहले ये 3-4 ऑप्शन है ये एक बार देखते हैं हम, और ये देखते हैं कि ये फीचर इनेबल करने से स्क्रीन में क्या चेंज आता है, इंटरफेस में क्या चेंज आता है बिजी के। सेव किया हमने, वापस आते हैं, ऐड किया। अब दो ऑप्शन आ रहे हैं स्क्रीन पर, स्टैंडर्ड और पीओएस। स्टैंडर्ड बिलिंग अगर हमें करनी है तो ये स्क्रीन पहले भी आ रही थी हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए स्कैनिंग वाली विंडो कि जहाँ पे स्कैनिंग चल सके। तो पीओएस पे एंटर करते हैं हम। अब आप देख रहे होंगे सर मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में तो पूरा इंटरफेस चेंज हो गया बिजी के सेल स्क्रीन का, ठीक है। और जैसे ही हमने एंटर किया है वाउचर के अंदर तो कर्सर कहाँ पे आया है हमारा, डायरेक्टली आइटम के अंदर। ना तो हमसे सीरीज पूछी गई, ना हमसे डेट पर रोका गया, डेट हमारी सिस्टम डेट थी सर, और डेट की फील्ड हमने फिक्स कर दी थी। तो अब आप देखेंगे सर रेड मार्क हो गया है। अगर आप चाहेंगे ये डेट चेंज करना तो डेट आप चेंज नहीं कर सकते। बिल नंबर कंटिन्यूएशन में चल रहा है सर, नहीं, ऑपरेटर को जरूरत भी नहीं है और करना भी नहीं है चेंज। सेल टाइप, अब जैसा मैंने बताया था कि कर्सर तो रुका नहीं सर, डायरेक्टली हम लोग आइटम पर आ गए, ठीक है। सेल टाइप लेकिन फिर भी हमने ली थी सेमी वेरिएबल, कि इन केस की अगर चेंज करनी है तो सर वो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे, माउस से सिलेक्ट करना पड़ेगा फील्ड को और वैल्यू आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। ये होता है सेमी वेरिएबल, कि कर्सर नहीं रुका आपका, यहाँ पर एंटर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली आइटम पर आ गया, जो आपने डिफॉल्ट फिक्स किया था वो डिफॉल्ट आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कैश हमने सेमी वेरिएबल किया था, 90% हमारा कैश चलता है, 10% मान लीजिए कोई पार्टी की बिलिंग हो रही है, लेजर बना है जिसका, तो हम यहाँ क्या करेंगे, पार्टी सिलेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिफरेंस है फिक्स में, सेमी वेरिएबलों में और वेरिएबल में। उसके बाद आया मटेरियल सेंटर, हमारा फिक्स हो गया मेन स्टोर, ठीक है। तो ये चीजें फिक्स हो गई। अब आ गया आइटम, ग्रिड आप देख रहे हैं पूरी चेंज हो गई, इसको भी समझते हैं, आगे चलते हैं। ये वाउचर कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट है, इसको एक बार कवर करके और फिर एक सर ब्रेक लेंगे हम लोग 5 मिनट का, देन आगे कंटिन्यू करते हैं एक बार। नरेशन क्या चाहिए स्कैनिंग वाले प्रोसेस में, जब आप रिटेल काउंटर पे बिलिंग करवा रहे हैं तो क्या वहाँ पे नरेशन की रिक्वायरमेंट है, यस या नो। अगर है तो क्या वेरिएबल या फिर सेमी वेरिएबल, बार बार पूछना चाहिए आपको, या जब आप बताना चाहें तब। फिलहाल कहा कि सर नहीं चाहिए। फिर एक ऑप्शन आया पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। अब स्कैनिंग कैसे होती है, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा होता है, एक बारकोड स्टिकर लगा होता है जिसको स्कैन करती है गन, और उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन बिलिंग स्क्रीन पर आ जाती है। तो हमें क्या चाहिए, पिक आइटम नेम फ्रॉम बारकोड। यस किया हमने। क्या एमआरपी भी देखना चाहते हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल सर देखना चाहते हैं। आइटम का एचएसएन भी देखना चाहते हैं, ठीक है सर वो भी देखना है हमें। यहाँ पर भी सेम चीज है, आप देखेंगे सारी फील्ड्स ना सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल क्यों की हुई है, कि कर्सर इन पे नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वहां पर। सेव कर दिया। अब ये जो सेटलमेंट का फीचर अभी हमने इससे पहले कवर किया, समझा जो, वो होता है स्टैंडर्ड बिलिंग के अंदर, लेकिन जब हम बात करते हैं पीओएस की तो यहाँ पर आप देखेंगे अंदर ही हमने प्रोविजन दिया हुआ है स्पेसिफाई सेटलमेंट का, यानी कि पीओएस की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसी के अंदर हमने इनबिल्ड कर दिया है सेटलमेंट। इसकी सेटलमेंट आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करनी है, रिकमेंडेड यही है कि आप इसको यहीं से कॉन्फ़िगर करके चलाइए। क्या बिल सेंट्री चाहिए कोई बिल के अंदर फ्रेट या फिर डिस्काउंट लगाने के लिए, अगर चाहिए तो इनेबल कर देंगे आप लोग। और पोल डिस्प्ले एक होता है, आपने देखा होगा कि जैसे हम बिलिंग कराने जाते हैं मदर डेयरी पर या मतलब मॉल्स वगैरह में, तो एक स्क्रीन लगी होती है, पोल डिस्प्ले लगा होता है आपका वेट मशीन के ऊपर, कि जितना वो उस पर वेट रखते हैं उनको भी दिखता है और आपको भी पीछे से नजर आता है और उसका अमाउंट भी दिखता है। तो पोल डिस्प्ले अगर इनेबल करना है बिजी के साथ वो आप कर सकते हैं। टेक्निकल चीज़ है, यहाँ पे पोर्ट नंबर हमें बताना पड़ता है पोल डिस्प्ले का कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है हमारी स्कैनिंग प्रोसेस की। बस कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या फील्ड्स हमें फिक्स करनी है और क्या फील्ड्स हमें वेरिएबल और सेमी वेरिएबल रखनी है।
और दूसरा, अगर हमें स्कैनिंग चाहिए तो मेक श्योर करें कि आप आइटम नेम फ्रॉम बारकोड जरूर इनेबल करें और सेव कर दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स पर आते हैं, कंप्यूटर पर आए और हमने इनको बारकोड नंबर दे दिया 001 अभी के लिए। हार्ड डिस्क थी 002, जनरली होता ही है कि हर एक प्रोडक्ट का अलग होता है बारकोड नंबर, लेकिन अगर कुछ सिनेरियो है तो हमें फीचर यूज करना पड़ेगा बारकोड का बिजी में, और उसके बेसिस पे हमें हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग बारकोड चाहिए होगा। लेकिन अभी आप लोगों को डिफाइन करने के लिए, क्लियर करने के लिए हमने क्या करा, हर एक आइटम का एक बारकोड यहाँ पे अलियास में डिफाइन कर दिया। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ हमने अलियास में दिया है, तो ये हम कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कर दिया। स्क्रीन पर चलते हैं वापस, ऐड पॉइंट ऑफ सेल, विंडो आ गई, 001 बारकोड नंबर था, प्रोडक्ट आ गया सर ऑटोमेटिकली। ठीक है, आइटम के बाद सीधा एमआरपी, नेक्स्ट एंटर करेंगे आप लोग, अगेन आइटम आ गया। फिर हमने कहा 004, प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, माउस। प्राइस उठ करके नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि मास्टर में एप्लीकेबल नहीं किए हुए थे, या हमने प्राइसिंग मोड कोई कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था, इसलिए प्राइस नहीं आए। आप इसको हटा के दोबारा लगा देंगे अगर, तब आप देखेंगे कि इसका प्राइस यहाँ पर आ गया। तो ये तरीका है बारकोड स्कैन करने का। यहाँ पे जनरली होगा ये कि आपको टाइप नहीं करना है, टाइप तो सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ मैं आपको ताकि ये प्रोडक्ट स्क्रीन पर आ जाए। होगा जनरली ये कि मशीन आपकी स्कैन गन अटैच होगी मशीन आपके सिस्टम के साथ, और आप प्रोडक्ट का बारकोड स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट के ऊपर 001 लिखा होगा बारकोड के अंदर, और जब 001 स्कैन होगा तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा और उसका ऑटोमेटिकली टैक्सेशन और अमाउंट स्क्रीन पर आ जाएगा। अब एक कंसेप्ट ये हुआ सर, किसी ने मान लीजिए कि 5 माउस ले लिए एक साथ, तो करना क्या पड़ेगा सर? 5 माउस का एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे मैनुअली आऊँ और इसकी क्वांटिटी 5 कर दूँ, एक तो तरीका ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, लेकिन ये तरीका गलत है, वो इसलिए क्योंकि हमने अभी एक बारकोड सिलेक्ट किया था, बारकोड हमने सिर्फ एक सिलेक्ट किया, और उस बारकोड की 5 क्वांटिटी तो है नहीं, हर एक बारकोड का अलग क्वांटिटी बना हुआ है बिजी में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 बार उस पांचों प्रोडक्ट को स्कैन करना पड़ेगा। अब 5 बार अगर माउस लेकर के आ रहे हैं, इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो रिपीट होती हैं बिलिंग के टाइम पर, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब अगर हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं तो बिल तो सर बहुत बड़ा या फिर बहुत लंबा हो जाएगा, मतलब लेंथी हो जाएगा। प्रोडक्ट एक ही है, सेम प्राइस है, सेम टैक्स है, सेम एमआरपी है, क्वांटिटी के ये सिर्फ अलग अलग है। तो हम अभी ये चाहते हैं कि जब बिल सेव हो तो ये इसको कंसोलिडेट करके 5 कर दे। स्कैन हमने 5 बार किया अलग अलग, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हमें करना ही था क्योंकि हमें बारकोड का स्टॉक खत्म करना था। 5 पीस गए हैं ना सेल में, लेकिन अब जो कि बिल बन रहा है तो बिल के अंदर हम चाह रहे हैं कि ये पांचों के पांचों एक साथ प्रिंटिंग में आए। तो एक फीचर होता है यहाँ पर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में ही, हमने कॉन्फ़िगर पे आ जाते हैं एक बार, और यहाँ पे एक ये फीचर है कंसोलिडेट आइटम्स व्हाइल सेविंग, कि जब आप बिल सेव कर रहे हैं तो जो आपके आइटम्स हैं वो कंसोलिडेट कर दिए जाए। एग्रीड, सेव कर दिया हमने, सेव। अब वापस आके एक बार देखना पड़ेगा, सेव करते हैं, और हमने कहा 001, ये आ गया 004, ठीक है, और इसको सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि सर 4 पीस तो एक जैसे कर दिए इसने और एक पीस अलग कर दिया। अब क्वेश्चन आया कि एक पीस अलग क्यों हो गया, जब 4 कंसोलिडेट हुए थे तो एक पीस अलग क्यों कर दिया गया। वापस एक बार बिल खोलते हैं, शायद मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखेंगे कि 2 माउस के अंदर यहाँ पर आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ गया, अमाउंट डिफरेंस है। एक के अंदर तो अमाउंट यहाँ पे 1000 रुपये और यहाँ पे 250 रुपये, क्वांटिटी से इंटू होके आ गया। इसकी एमआरपी नहीं आ रही थी एक की, हमने इसकी एमआरपी हटा दी थी एक की, इसलिए ये अलग हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी वेरी कर रही होगी, प्रोडक्ट बेशक आपका एक ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन अगर वेरी कर रही है कि एमआरपी किसी में दे रखी है किसी में नहीं दी हुई है, सेल प्राइस अगर कम ज़्यादा है
तो फिर वो कंसोलिडेट नहीं करेगा, उस सिनेरियो में वो उसको अलग अलग ही प्रिंट कराएगा। कर दिया इसने ऑटोमेटिकली सर 4। ठीक है, अब एक बार वापस चलते हैं और हम करते हैं 4 और यहाँ पे 0 कर देते हैं, वापस सेव करते हैं। अब आप देखेंगे इसने कंसोलिडेट नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हमने एमआरपी हटा दी, 0 कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि कंसोलिडेट आपका तब काम करेगा जब आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट की मैच हो रही होंगी, प्राइस भी, एमआरपी भी और प्रोडक्ट का नेम भी। अगर कुछ भी वेरिएंस आएगा तो वो उसको कंसोलिडेट में नहीं लेके जाएगा। अभी अलग अलग प्रिंट करा दिया है, ठीक है। दूसरी एक चीज, अब रिटेल काउंटर के ऊपर कभी भी A4 का प्रिंट तो होता नहीं है सर। पूरा पेपर तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि रिटेल काउंटर पे आपको मिलता है, वहाँ पे बिलिंग चलती है स्लिप फॉर्मेट में। तो बिजी में ये भी बहुत एक खूबसूरत चीज़ है कि पहले से ही बिना किसी डिजाइनिंग के, बिना किसी चार्जेस के, जब भी आप एक फ्रेश कंपनी बनाएंगे तो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा 3 इंच का और 4 इंच का। 3 इंच सेलेक्ट किया हमने, प्रीव्यू कर दिया। कुछ इसी तरीके की स्लिप आती है सर मॉल्स में जब आप लेते हैं या रिटेल काउंटर पे लेते हैं बिल की, तो एज इट इज आप देखेंगे कि सब कुछ पहले से कॉन्फ़िगर है, कोई फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब अगर इसमें कुछ चेंजेस चाहिए यूजर को या शॉपकीपर को, तो उस सिनेरियो के अंदर ये वापस से कस्टमाइज होगा, वो प्रोसेस चार्जेबल रहेगा यूजर के लिए। अदरवाइज अगर वो इसी में कंफर्टेबल है और इसी में यूज करना चाहता है तो ये फ्री ऑफ चार्ज है उसके लिए। ये 3 इंच का फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 4 इंच का भी फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया। ये पूरा 4 इंच का फॉर्मेट हो गया। ये बिलिंग के फॉर्मेट चलते हैं, डेट और टाइम आ गया इसके अंदर, प्रिपेयर्ड बाय यूजर आ गया कि कौन से यूजर ने बिल बनाया है, ताकि कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट आता है तो बिल देख के पता लग जाएगा ना सर कौन से काउंटर से बिलिंग हुई थी, तो यूजर नेम आ जाएगा यहाँ पर। तो ये ओवरऑल स्कैनिंग का प्रोसेस है। यहाँ पर स्कैनिंग की कॉन्फ़िगरेशन है जो बिजी में हम लोग करते हैं या यूजर्स को करवाते हैं। सीरीज सिलेक्ट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, फीचर इनेबल करना है और ये सारी स्क्रीन को आपको कॉन्फ़िगर करना है यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप बैच यूज कर रहे हैं तो बैच नंबर से भी आपका पिक हो सकता है आइटम, सीरियल नंबर कर रहे हैं तो सीरियल नंबर के बारकोड से भी हो सकता है, पैरामीटर कर रहे हैं तो पैरामीटर से भी हो सकता है। यानी कि रिटेल गारमेंट में, फुटवेयर में सीरियल नंबर हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स में बैच हो गया आपका, फार्मेसी में, इन सभी सेगमेंट में आपका स्कैनिंग प्रोसेस परफेक्टली काम करता है और कर सकता है बिजी के साथ। तो मैं उम्मीद करूंगा ये फीचर्स आप लोगों को बहुत सही अच्छा लगा होगा। रिक्वायरमेंट एक बहुत बड़ी पूरी हो जाती है। अदरवाइज जनरली दूसरे सॉफ्टवेयर में इस रिक्वायरमेंट के लिए, स्कैनिंग रिक्वायरमेंट के लिए, या तो एड ऑन लेना होता है उन लोगों को, यूजर्स को, या फिर कस्टमाइजेशन का हेल्प सहारा लेना होता है, जो कि बिजी में सिर्फ इनबिल्ट दिया हुआ है। तो इसी के साथ वाउचर कॉन्फ़िगरेशन ओवर करते हैं सर, और एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा डिले हो गया आज के ब्रेक में, सेशन थोड़ा सा हो गया हैवी। अभी हो रहे हैं 12:55 राइट। 1 बजे हम लोग वापस से एक बार मिलते हैं और 1 बजे तक जाने के लिए 5 मिनट आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, हम अपनी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। स्क्रीन पर बने रहिएगा सर हमारे साथ। ये कुछ बिजी की कमांड लाइन्स हैं। काफ़ी लोग होंगे जो शायद पहली बार देख रहे हैं और काफ़ी लोग होंगे जिनको नॉन टू होगी ये चीज़ें। तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर किसी को नहीं आती है तो सेशन के लास्ट में एक बार जरूर पूछ लीजिएगा कि ये क्या चीज़ है और हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं।
चेतन वॉइस आ रहा है? चेतन? हाँ जी सर, क्लियर है वॉइस, स्क्रीन भी शेयर हो रही है, स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, श्योर। ठीक है सर, ब्रेक सेशन इज ओवर। सभी से रिक्वेस्ट है वापस आ जाइए सेशन में, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने सीखा और किया यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो हम कर रहे हैं, जा रहे हैं कवर, मास्टर कॉन्फ़िगरेशंस। सर सीरीज के अंदर तो मैंने ऑप्शंस बताया आप लोगों को कि वाउचर में अगर कोई एडिशनल डिटेल देनी है तो वो आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड यूज करके और उसकी वैल्यू ट्रांजेक्शन के समय पे ऐड करके प्रिंटिंग में ले सकते हैं। ये तो हुआ ट्रांजेक्शन लेवल पे। लेकिन क्या ऐसा भी तो सिनेरियो हो सकता है बिल्कुल कि जैसे हम किसी पार्टी का बना रहे हैं, लेजर अकाउंट बनाया हमने कोई, अब यहाँ पे भी जो फील्ड्स है सबका अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल डिफाइन है कि बैंक नेम में आप बैंक नेम लिखेंगे, अकाउंट नंबर में अकाउंट नंबर, पिन कोड में पिन कोड। अपार्ट फ्रॉम इन सब के अलावा आपको कुछ और डिटेल्स भी है जो पार्टी के रिगार्डिंग आप चाहते हैं कि इसके मास्टर में रिकॉर्ड हो जाए, रेफरेंस पर्पज से, डेटाबेस मैनेजमेंट पर्पज से। कि जैसे कई जगह होता है ना कि केकरी बेकरी या फिर केक शॉप वगैरह पे जहाँ पे सॉफ्टवेयर चलता है या जहाँ पे आपको यूजर का एक प्रोफाइल मैनेज करना होता है बेसिकली, कि उसकी एनिवर्सरी डेट क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ताकि वो टाइम टू टाइम हम उसको ग्रीटिंग्स कर सकें या फिर मैसेजेस कर सकें इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे? यहाँ पे जो फील्ड्स है सर ये तो सब अपना अपना रोल प्ले करती हैं, इसमें तो हम ये सारी चीज़ें वैल्यू डाल नहीं सकते। तो उसको करने के लिए भी प्रोविजन दिया है ऑप्शनल फील्ड्स का लेजर के अंदर। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन 3 जगह पर आप ये चीज़ कर सकते हैं, आइटम, अकाउंट और मटेरियल सेंटर। एक एक करके देख लेते हैं। पहले आइटम में देखते हैं एक बार कि आइटम में हमने कहा नंबर ऑफ ऑप्शनल फील्ड।
मैक्सिमम कितनी जा सकती है सर? 10 जा सकती हैं, तो 10 से ज़्यादा नहीं चलेंगी ये, हमने कहा 10। और यहाँ पे आप मैक्सिमम फील्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे हमने कहा कलर बता दिया, और इसके बाद हमने कह दिया कि प्रोडक्ट हमारा या फिर आपने कहा यहाँ पे मॉडल नंबर। ठीक है सर, कि हमने आइटम सिलेक्ट किया, 2 फील्ड्स यूज करी, दोनों फील्ड्स का कैप्शन बता दिया, किस टाइप की वैल्यू हम इसमें कंसिडर करेंगे वो हमने बता दिया, सेव किया। चलते हैं वापस एक बार आइटम मास्टर मॉडिफाई, कोई भी मास्टर ले लीजिए रैंडमली, जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वो सभी मास्टर्स के लिए होगी। अब यहाँ पे आप देखेंगे सर 2 फील्ड्स और ओपन हो गई हैं कि आप यहाँ पे कलर डिफाइन कर सकते हैं और मॉडल नंबर बता सकते हैं। तो एक एडिशनल डेटा कैप्चर हो गया, लेकिन यही दोनों चीज़ अगर हमें मेंटेन करनी होती हैं तो हम क्या कर सकते हैं फिर यहाँ पे, तो और कोई स्पेसिफिक फील्ड्स है नहीं अलग से, तो इस प्रकार से आप ऑप्शनल फील्ड यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आइटम मास्टर के लिए। जिस मास्टर में लिख देंगे उसकी वैल्यू कैप्चर हो जाएगी, जिसमें ब्लैंक छोड़ देंगे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही लिखना है। ठीक है, सेव कर दिया। बेनिफिट क्या है कि कहीं पे मान लीजिए स्टॉक की रिपोर्ट है या सेल्स की रिपोर्ट है, तो हम ये जो 2 वैल्यू हैं ये वहाँ पे कॉल कर सकते हैं कस्टम कॉलम से रिपोर्ट कस्टमाइज करके, कि आपको अगर रिपोर्ट्स में रेफरेंस के लिए चाहिए कि रेड कलर की कौन सी थी, वाइट की कौन सी थी, या मॉडल नंबर कौन सा था, तो ये हम उस रिपोर्ट में निकाल सकते हैं। लेकिन निकाल कब पाएंगे? जब हमने यहाँ पर उसको कैप्चर किया होगा, रिकॉर्ड को मेंटेन किया होगा। ठीक इसी प्रकार से अब आप लोग कर सकते हैं अकाउंट, और अकाउंट्स में कितनी चाहिए, हम यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि मैक्सिमम 10 जा सकती है। अभी के लिए हमने 2 कॉन्फ़िगर कर ली, और हमने कह दिया है यहाँ पर पार्टी का अल्टरनेट मोबाइल नंबर। ठीक है, और सेकंड हमने कह दिया यहाँ पर टाइप बता दिया। 2 फील्ड लिए हमने, सेव कर दी। कोई वापस चलते हैं अकाउंट में, मॉडिफाई किया, कोई भी पार्टी पकड़ी आपने, और अगेन ग्रुप के बाद ये 2 फील्ड फिर से ओपन हो गई। यहाँ पे आप सेम चीज़ लिख सकते हैं कि पार्टी का जो भी अल्टरनेट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और सेम इन दोनों फील्ड्स को भी हम रिपोर्ट्स में कॉल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि हम इसमें एडिशनल डेटा कैप्चर कर सकते हैं बिजी में, लेजर के अंदर और अकाउंट के अंदर। ये बिलिंग में कहीं पे प्रिंट नहीं आएगा। हम अगर यहाँ पे कोई चीज़ लिख रहे हैं और हम ये चाह रहे हैं कि बिलिंग के अंदर प्रिंट आ जाए, तो डिजाइन इनवॉइस में उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड में नहीं होगा वो चीज़। तो ये मास्टर सीरीज मास्टर कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं मटेरियल सेंटर। मटेरियल सेंटर के अंदर भी नंबर ऑफ फील्ड्स आप बता सकते हैं। मटेरियल सेंटर आ गया, मॉडिफाई कर दिया हमने, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 फील्ड्स आ गई। तो इसमें यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट पर्सन है अगर इस गोडाउन का, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसमें मेंटेन करनी है, तो वो हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके साथ एक चीज़ और हुई कि हमें चाहिए यहाँ पर एक प्रोविज़न कि जिसके अंदर हम ये बता सकें कि जब हम बिलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स की, बिलिंग करते हुए हमें उसका सेल प्राइस देखना है आइटम का, या फिर मान लीजिए कि उसका परचेज प्राइस ही देखना है हमें जो हमने उसके मास्टर में बताया हुआ है। तो वो कैसे कर सकते हैं हम, उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन चीज़ों को करने के लिए एक ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने किया यहाँ से, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो एडिशनल इंफॉर्मेशन इन बॉटम ऑफ लिस्ट, आपने यस किया और इसको सेव कर दिया डिफॉल्ट। अब क्या इफेक्ट आएगा वो देख लेते हैं एक बार।
अब सर नीचे वाली स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एक और स्क्रीन, इसमें एक और कॉलम और ऐड हो गया है यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर। हर एक प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल प्राइस, सेल डिस्काउंट, एमआरपी, टैक्स का परसेंटेज, ये सारी चीजें आ रही हैं जो हमने इनके मास्टर में कॉन्फ़िगर की हुई है। तो सेलिंग के टाइम पर अगर कोई परचेज प्राइस चाहता है और वो कह रहे हैं कि हमने मास्टर के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है स्क्रीन के ऊपर बिलिंग के टाइम के लिए। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन आइटम के लिए चाहिए और बॉटम लिस्ट में कॉन्फ़िगर कर दिया। इसमें और भी कस्टमाइजेशन की जा सकती है, फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है यूज करके। तो ये था हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे, वार्निंग अलार्म्स पे। वार्निंग अलार्म्स क्या काम करते हैं बिजी में और कैसे काम करते हैं वो समझते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भाई, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, हमें गलतियां करने से बचाते हैं। क्लैरिकल मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं अनजाने में बिजी में, वो विधि हमको इन अलार्म्स की हेल्प से रोक देती है। जैसे हमने कहा नेगेटिव कैश, कि जब हमारा कैश नेगेटिव चला जाए तो क्या होना चाहिए, वार्निंग, एक वार्निंग आ जानी चाहिए बिलिंग करते समय, रिसिप्ट पेमेंट करते समय। डोंट अलाउ, कि अगर कैश है ही नहीं हमारे पास बिजी में, कैश के लेजर में कोई बैलेंस है ही नहीं, तो हम कैश की कोई भी एंट्री ना कर सके, पेमेंट किसी को ना कर सकें, तो डोंट अलाउ हो जाएगा। नो एक्शन का मतलब है कि बिजी नहीं बताएगा कि आपको कैश नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है, वो आप अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। फिर सेम चीज एप्लीकेबल हो जाएगी नेगेटिव स्टॉक के लिए, कि किसी आइटम का स्टॉक नेगेटिव है तो वार्निंग आ जाएगी, सर स्टॉक नेगेटिव जा रहा है, क्या आप बिलिंग करना चाहते हैं। दूसरा है डोंट अलाउ, कि अगर स्टॉक है ही नहीं, नेगेटिव है, माइनस में चल रहा है, तो बिलिंग नहीं होगी उस स्टॉक की। नो एक्शन में सेम की कोई इंटीमेशन नहीं आएगा, कोई मैसेज नहीं आएगा। ठीक इसी प्रकार से मिनिमम रीऑर्डर लेवल भी होते हैं बिजी के अंदर, कि एक क्वांटिटी मिनिमम सेट कर दिया आपने कि जब हमारे स्टॉक के अंदर एक आइटम की क्वांटिटी 10 रह जाए तो हमें बिलिंग की स्क्रीन पर बता दिया जाए कि अब स्टॉक में 10 पीस रह गए हैं, आप आगे ऑर्डर कर दीजिए। या रीऑर्डर लेवल बता दिया कि सर रीऑर्डर लेवल कर दीजिए, मतलब हमने कहा कि जब 15 क्वांटिटी बचे तो मिनिमम बता दें हमें, लेकिन जब 10 बचे तो हमें बता दें कि आप सर ऑर्डर कर दीजिए, अब 10 क्वांटिटी बची है। तो इस तरीके से हम इसको कॉन्फ़िगर करके यूज कर सकते हैं। फिर आया सेल प्राइस ग्रेटर देन एमआरपी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट का, किसी आइटम का सेल प्राइस उसकी एमआरपी से ज़्यादा हो? जनरली कभी नहीं होता है, और उसी चीज़ से बचने के लिए ऑप्शन है वार्निंग का और डोंट अलाउ का। ड्यू बिल ऑफ पार्टी वाइल इनवॉइसिंग, कि किसी पार्टी की जब आप इनवॉइसिंग कर रहे हैं, बिलिंग कर रहे हैं, उस समय कोई बिल ड्यू है, तो उस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, वार्निंग आनी चाहिए या फिर आपके पास डोंट अलाउ, कि बिल अगर ड्यू है तो बिलिंग आगे कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए। और थोड़ा डिटेल में अगर मैं बताऊं आपको, तो जैसे हमने एक क्रेडिट लिमिट का फीचर देखा था अकाउंट्स के अंदर, जिसमें हमने कहा था क्रेडिट लिमिट नंबर ऑफ डेज में और नंबर ऑफ डेज में और अमाउंट बेसिस पे चलती है। जहाँ पे हम बताते हैं कि पार्टी को 25 दिन का क्रेडिट पीरियड दे दिया हमने, 25 दिन तक उससे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा और 25 दिन तक वो और बिलिंग अपनी करा सकता है। लेकिन अब हमने कहा कि सर 1 तारीख को बिल हुआ था, 25 तारीख को वो ड्यू हो गया, 26 तारीख को वापस बिलिंग हो रही है, तो बिजी हमें ये बता देगा सर इनका 1 तारीख का बिल है जिसकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, जो ड्यू हो चुका है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पार्टी को पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तब 26 तारीख को उसकी बिलिंग आगे चलेगी। ब्लैंक इन आइटम मास्टर, जब आप आइटम मास्टर बना रहे हैं बिजी में और HSN कोड गलती से छूट गया, गलती से ऐड नहीं हुआ, मास्टर में नहीं लिख पाए आप HSN कोड, तो सेव करते टाइम बिजी आपको एक वार्निंग दे देगा कि आपने आइटम में HSN कोड नहीं दिया है, और आप चाहते हैं कि कोई भी आइटम मास्टर बिना HSN कोड के बने ही ना, तो आप उसको डोंट अलाउ कर देंगे। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर, आइटम के अंदर बताया हुआ है 12%, बिल के अंदर आपने सेल टाइप ऊपर सेलेक्ट कर लिया IGST 18%, डिफरेंस हो गया। सेल टाइप सेलेक्ट किया IGST 18%, मास्टर में आइटम के आपने बताया 12%, तो इनवैलिड टैक्स रेट हो गया ना सर वाउचर के अंदर, तो उसको बिजी पकड़ लेगा, रोक लेगा, कैप्चर कर लेगा, आपको वार्निंग दे देगा। ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफाई अमाउंट विदाउट पार्टी पैन कार्ड, कि जिस पार्टी के मास्टर में उसका पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नंबर आप लोगों ने नहीं मेंशन किया है, यूजर ने नहीं दिया है, उस पार्टी के साथ कितने अमाउंट तक की ट्रांजैक्शन करनी है। जैसे डिफॉल्ट लिमिट है 2 लाख की, कि 2 लाख तक की ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप एक पार्टी से जिसका आपके पास पैन कार्ड नंबर नहीं है,
लेकिन अगर 2 लाख से ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है तो वो बीसी आपको रोक लेगा, इंटीमेट कर देगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड अमाउंट विद कैश इन 1 डे ओनली। सर हम में से कुछ लोगों को पता ही है, जीएसटी के अंदर एक रूल आया हुआ है कि एक पार्टी जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, या मान लीजिए जीएसटी नंबर है भी, तो कैश के लिए, कैश के मोड में उससे एक ट्रांजेक्शन करने की एक लिमिट बताई है गवर्नमेंट ने कि एक पार्टी से एक दिन में कैश के अंदर आप कितने अमाउंट की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जनरली 10,000 रुपये बोला गया है कि एक दिन में एक पार्टी से कैश का लेन देन आप 10,000 रुपये तक कर सकते हैं। बाकी सारा लेन देन जो भी ट्रांजेक्शन है वो आपकी बैंक से होनी चाहिए, चेक से होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो अमाउंट आप बता सकते हैं। तो बिजी आपको रोक देगा अगर एक पार्टी की 10,000 से ज़्यादा की लिमिट एक दिन में जाएगी। वार्निंग फॉर नेगेटिव कैश एट द टाइम ऑफ स्टार्टअप। जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं बिजी में, मॉर्निंग में ऑफिस आए सर, नहीं पता था कि कल किसी ने पेमेंट कर दी और कैश खत्म हो गया, तो जैसे ही कंपनी खोलेंगे बिजी एक पॉपअप दे देगा, एक विंडो दे देगा, मैसेज दे देगा कि आपका जो कैश है वो नेगेटिव है। तो आज किसी को भी पेमेंट करने से पहले आप पहले कैश की एंट्री कराइए, तब आप पेमेंट कीजिएगा। एक इंटीमेशन मिल गया ना हमें। दूसरा हुआ वार्निंग बैकडेट एंट्रीज इन ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, की जो बैकडेट एंट्रीज है वो ना की जा सके ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग में, उसके लिए वार्निंग दे दे। और लास्ट है हमारे पास वार्निंग फॉर डिफरेंस इन ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, कि जो भी हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है, अगर उसमें कोई डिफरेंस आ रहा है तो हमें उसके लिए वार्निंग दे दी जाए, हमें उसके लिए वार्निंग दे दी जाए। तो ये सारे वार्निंग अलार्म है जो आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो चीज़ों की गलती होती है काम करते समय सॉफ्टवेयर में बिजी में, तो उनसे बचा जा सकता है। कॉन्फ़िगरेशन में वार्निंग अलार्म दिया हुआ है। और एक आज का अब लास्ट टॉपिक और कवर करेंगे हम लोग, उसके बाद एक अपना क्वेरी सेशन देखेंगे। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, बिजी से ईमेल कैसे जाती है, दोबारा से देखिएगा एक बार। कॉन्फ़िगरेशन में ईमेल कॉन्फ़िगरेशन, और हमने यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है आउटलुक, सेंड थ्रू आउटलुक और सेंड डायरेक्टली। आउटलुक का मतलब तो है कलर अगर आपके, मेंटेन नहीं करेंगे आप? आउटलुक का मतलब है कि हमारे सिस्टम पे अगर आउटलुक में ईमेल आईडी कॉन्फ़िगर है तो हमें कोई भी और कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे कर देंगे सेंड थ्रू आउटलुक। बिजी ऑटोमेटिकली जो आउटलुक की कॉन्फ़िगरेशन है उसको रीड कर लेगा और इसी ईमेल आईडी को यूज कर लेगा आगे ईमेल भेजने के लिए, अगर आउटलुक की बात हो रही है। और आप कह रहे हैं आपके पास ईमेल आईडी याहू की है, जीमेल की है, रेडिफ मेल की है, या दूसरे किसी डोमेन की है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा सेंड डायरेक्टली पीडीएफ अटैचमेंट। यहाँ पे आ गया सेंड रिपोर्ट एज, कि जो भी रिपोर्ट आप भेजेंगे पार्टी को, ईमेल करेंगे, वो किस तरीके से जानी चाहिए, एक्सएमएल जानी चाहिए, पीडीएफ जानी चाहिए, या पीडीएफ के साथ एक्सएमएल जानी चाहिए। ये ओनली फॉर इनवॉइस है कि जब आप बिल भेजेंगे तो एक्सएमएल भी जा सकती है। हमने यहाँ पे पीडीएफ कर दिया। कोई स्टॉक की रिपोर्ट है, पार्टी का लेजर है, बिल है, कोई भी चीज़ जो हम ईमेल कर रहे हैं बिजी से, वो पीडीएफ में कन्वर्ट होकर चली जाए। एसएमटीपी सर्वर, ये आपको गूगल पर भी मिल जाएगा जिस डोमेन का आपका ईमेल आईडी है। अगर आप सर्च करेंगे एसएमटीपी फॉर जीमेल तो ये बता देगा एसएमटीपी फॉर जीमेल क्या है, या एसएमटीपी फॉर याहू तो याहू के लिए बता देगा। तो ये लिखना है हमें, यूजर नेम के अंदर ईमेल आईडी लिखनी है एक। ये ईमेल आईडी यूज होगी हमारी किस लिए, बिजी से ईमेल भेजने के लिए। पार्टी की ईमेल आईडी तो उसके मास्टर में बताएंगे, हमारी कौन सी ईमेल आईडी यूज होगी ईमेल भेजने के लिए, हमें यहाँ बताना है। एसएमटीपी सर्वर हो गया, यूजर नेम हो गया, और उसके बाद हो गया हमारा पासवर्ड, कि इस ईमेल आईडी का पासवर्ड क्या है। और एक डिफॉल्ट पोर्ट शुड बी 465 और 587। जीमेल के केस में 465 होता है, याहू के केस में 587 होता है। कोई दूसरा डोमेन है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि उस डोमेन का पोर्ट क्या है। तो ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है एक ईमेल की। फ्रॉम के अंदर लिखना है आपको कि आप जैसे कई बार होता है कि मैंने आपको अब सर ईमेल तो कर दी कोई रिपोर्ट, लेकिन आप ये कैसे एनालाइज करेंगे कि ये मेरे यहाँ से ही है। ये मान लीजिए फर्स्ट टाइम ईमेल जा रही है इस ईमेल आईडी से आपके पास, तो आपको कैसे पता लगेगा कहाँ से ईमेल आई है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंपनी का नाम या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, ताकि ईमेल के साथ में ये भी जाएगा
कि फ्रॉम कहाँ से आया है, तो आपको नाम पढ़ के आइडिया लग जाएगा कि ये उनके पास से ईमेल आई है। रिप्लाई टू, मेल करने तो सर ये वाली ईमेल आईडी आ गई। रिप्लाई टू, ऐसा भी हो सकता है मैं ये कहूँ कि सर मेल करने के लिए तो हम ये ईमेल आईडी यूज करेंगे, कस्टमर जब रिप्लाई करे किसी भी चीज़ के लिए तो वो दूसरी किसी ईमेल आईडी पर करे, तो वो हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो जाने के लिए ईमेल आईडी ये यूज हो जाएगी, और वहां से जब कोई भी कस्टमर रिप्लाई करेगा तो उसकी ईमेल आईडी ये हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ईमेल हेडर और फुटर, जनरली लिखते हैं सर ईमेल के अंदर डियर सर ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, या फुटर में हम लिख देते हैं थैंक्स एंड रिगार्ड्स योर सिंसियरली। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से पहले लिख सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है ईमेल की। डायरेक्टली के अंदर पीडीएफ देना है, एसएमटीपी सर्वर बताना है आपका ईमेल का, ईमेल आईडी लिखनी है, उसका पासवर्ड लिखना है और उसका एसएमटीपी पोर्ट लिखना है। याहू और जीमेल का बताया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इन केस की कोई दूसरा डोमेन है तो गूगल पे आप सर्च कर लीजिए, या जहाँ से आपने डोमेन लिया है उनसे भी आप पूछ सकते हैं। फ्रॉम मैंने बताया अपना या फिर कंपनी का नाम आप लिख सकते हैं, ताकि आपको पता लग यूजर को पता लग जाए कस्टमर को कि ईमेल कहाँ से आया है। और रिप्लाई टू की आईडी आप सेम भी रख सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं सर। और हर एक यूजर लेवल पे आप अलग अलग ईमेल आईडी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि पीसी में अगर आपने 4 यूजर बनाए हुए हैं तो अलग अलग ईमेल आईडी जाए, कि जब एक यूजर भेजे तो उसकी ईमेल यूज हो, दूसरा यूजर भेजे तो उसकी ईमेल आईडी यूज हो। तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, वो बिल्कुल संभव है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन ईमेल की सभी को क्लियर हुई होगी और समझ आई होगी। आउटलुक के केस में जैसा मैंने बताया कि हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता अगर आउटलुक की ईमेल आईडी यूज़ हो रही है। काफ़ी सारे बिजनेसेस होते हैं जो आउटलुक यूज़ करते हैं, तो आउटलुक के सिनेरियो में कुछ नहीं बताना, पीडीएफ बताना है और ईमेल फुटर हेडर फुटर अगर कुछ है तो वो बता दें, बाकी चीज़ें आपको डायरेक्टली में बता। ठीक है। इसके साथ ही इसके अंदर कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे कई बार होता है कि जब हम ईमेल कॉन्फ़िगर करते हैं और सेंड करते हैं तो एक एरर भी मिल जाता है यूज़र को कि एसएमटीपी सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है। कुछ टेक्निकल कारण होते हैं। एक तो होता है कि बिजी जो एप्लीकेशन है और सिस्टम पे अगर कोई एंटीवायरस मैंने डाला हुआ है, अपडेट किया हुआ है, तो बिजी की एप्लीकेशन उस एंटीवायरस के अंदर हमें पॉजिटिव वे में ऐड करानी होती है कि वो एंटीवायरस बिजी को वायरस ना समझे, ईएक्सी को हार्म ना करे, ईमेल आईडी को एक्सेस करने दे। पहली चीज़ तो ये कि ईमेल आईडी एंटीवायरस के अंदर हमें इसे ऐड करना पड़ता है। दूसरा, हर एक सिस्टम के कुछ विंडोज़ के फायरवॉल होते हैं, तो कई बार होता है कि फायरवॉल भी इन चीज़ों को रोक देते हैं। तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, फायरवॉल में पोर्ट नंबर डाल के फायरवॉल बनाने पड़ते हैं इनबाउंड और आउटबाउंड के, ताकि इस पोर्ट नंबर के बेसिस पर बिजी ईमेल आईडी सेंड कर सके और रिसीव कर सके। अपार्ट फ्रॉम कुछ और इन सब के अलावा भी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और होती है जो ईमेल आईडी आपने यहाँ लिखी है, जैसे जीमेल की लिखी है, तो जीमेल में भी लॉगिन करने के बाद वहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही है कि अगर कोई नया यूज़र कर रहा है या आप किसी को आपको नहीं आ रही है, तो जैसे कुछ पार्टनर्स हैं हमारे, वो तो चैनल डेस्क से हेल्प ले ही सकते हैं। और आप में से जो एंड यूज़र हैं या जो पहली बार बिजी चलाना सीख रहे हैं, उनको अगर इस फीचर को यूज़ करना है तो आप हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। बिजी की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, आप करके रख सकते हैं। उसके बाद उनको कॉल करिए, सर बिजी में मेरी जानकारी जितनी थी वो मैंने कर दी है और आगे अभी कुछ टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं, आप एक बार हेल्प कर दीजिए, तो वो लोग आपको सिस्टम लेकर के हेल्प कर देंगे। तो ये पासवर्ड हमारे सॉरी हाँ ये जी जो सर। पासवर्ड डालेंगे यूजर में, जो यूजर में हम पासवर्ड डालते हैं वो हमारा ईमेल का पासवर्ड है, यहाँ पे हम अलग से स्पेसिफाई करेंगे? नहीं सर, जीमेल का पासवर्ड देना है। जीमेल का पासवर्ड इस कारण से देना है ताकि हम ये क्या यहाँ पर इसलिए मेंशन कर रहे हैं, हम परमिशन दे रहे हैं कि जीमेल के अंदर बिजी एप्लीकेशन एंटर करे और वहाँ से ईमेल सेंड कर सके थर्ड पार्टी, क्योंकि जीमेल के लिए तो एक सेकंड पार्टी हो गई। जीमेल के लिए बिजी क्या हो गया, सेकंड पार्टी हो गया। तो यहाँ पे जो पासवर्ड देना है वो आपको ओरिजिनल पासवर्ड देना है आपकी ईमेल आईडी का। और याहू में भी सर हर एक ईमेल आईडी में, हर एक ईमेल आईडी का यही कंसेप्ट है, उसका ओरिजिनल पासवर्ड देना है आपको। नहीं, याहू में तो सर ऐसा हुआ था ना भी कि हमें याहू मेल पे जाके खुद का पासवर्ड क्रिएट करते हैं तब जाके यहाँ पे उसको डालते हैं। सर वो उस सिनेरियो में होता है जब आपने याहू मेल का पासवर्ड ही नहीं बना रखा, आप उसको 2 स्टेप वेरिफिकेशन से चलाते हैं। कि आप उसमें कोड पिन के बेसिस पे भी चलती है याहू की मेल आईडी, तो पिन वाले सिनेरियो में वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बिजी में हम पिन बताने का कोई प्रोविजन नहीं है, इसीलिए यूजर नेम और पासवर्ड होना जरूरी है।
चेतन, इसी के साथ हम आज वाला जो सेशन है वो फॉर्मली एंड करते हैं। और अब एक बार आप देखिए चैट बॉक्स में, सबको अनाउंस भी कर दीजिए। कोई क्वेरी है तो 1 by 1 टेकअप कर लेते हैं हम नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। फिर वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिएगा तो मैं टेकअप कर लेता हूँ। तो सबसे पहली क्वेरी अभी आई है कोमल मैम की। पूछिएगा मैम अपना कोई जो भी आपको क्वेरी है। जी कोमल मैम। सर, जो हम बिजी से मेल करते हैं क्या वो हमारे सैंडबॉक्स में आएगा? बिल्कुल 100% आएगा मैम। याहू बट ईमेल अभी आईडी फिलहाल याहू में जी मैम, याहू का और जीमेल का टेस्टेड है, 100% है कि सेंड के अंदर आपको दिखेगा। अदरवाइज और कोई पोर्टल होता तो उसमें नहीं आएगा? मैम वो फिर एक बार उनसे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हॉटमेल और रेडिट मेल और जीमेल और याहू, ये जो 4 डोमेन है ये मेरे पर्सनली टेस्टेड है, इसके अंदर सेंट में जाता है। अपार्ट फ्रॉम जैसे मार्केट के अंदर और भी सारे डोमेन चलते हैं, अगर किसी ने पर्सनल डोमेन लिया हुआ है तो ये एक बार हमें डोमेन वालों से कंफर्म करना पड़ेगा क्या उनके पास प्रोविजन है इस तरीके का। ठीक है, ओके सर, क्योंकि हॉट थैंक यू। हाँ हॉट जी सर, जी मैम। हाँ, और किसी की कुछ क्वेरीज हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर नहीं है तो हम फिर एंड करते हैं सेशन को आज। सर प्लीज सभी से रिक्वेस्ट। हाँ केतन ठीक है, एक बार टेकअप कीजिए, कोई क्वेरी है तो। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप एक शॉर्ट की वो कैसे कर? हाँ सर, मैं एक बार चाहूंगा आप रिपीट कीजिएगा, वॉइस क्लियर नहीं हुई आपकी। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप कोई शॉर्टकट की यूज कर रहे थे जिससे 3-4 ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहे थे, वो की कौन सी थी? सर यहाँ पर तो कोई क्या शॉर्टकट की नहीं है, यहाँ पर तो कॉन्फ़िगरेशन है मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन 4-5 ऑप्शन आ रहे थे। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन की या सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं सर? तो सीरीज में देख लीजिए, शायद सीरीज का हो में भी। यहाँ पर कौन से ऑप्शन में, मतलब बेसिकली अगर याद है तो मैं थोड़ा सा गाइड कर पाऊंगा आपको कि किस जगह कह रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट की तो कॉन्फ़िगरेशन में मेजरली। हाँ जी में कौन सा मेनू आ जाता था? सर अब अभी इस तरीके से तो रिकॉल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार टेस्ट कीजिएगा अपने पास, और अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आपको मिल रहा है कहीं पे जहाँ आपको लग रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं हेल्प कर दूंगा सर आपकी। ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो नेक्स्ट कोई। एक दानेश सर की क्वेरी है, एक बार पूछेंगे। हेलो 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 दानेश सर। हेलो आई थॉट है नहीं केतन शायद सेशन में। हाँ तो एक बार नेक्स्ट। हाँ, मेरा क्वेश्चन ही है विशाल, ये अभी जो है वो किया था ना मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा है जरा ये। हाँ जी आगे सर। इसमें ये नीचे आ रहा है जनरेट प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली, इसका क्या मतलब होता है? इसमें होता है जो मास्टर के अलियास होते हैं ना सर हमारे। हाँ। मास्टर आइटम मास्टर में जैसे आपने देखा होगा अकाउंट मास्टर में अलियास की फील्ड आती है नेम के बाद, तो अलियास ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं आप यहाँ से। अलियास जो है वो ऑटोमेटिक। हाँ जी एलियास ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं। प्रिंट अलियास, प्रिंट सॉरी नेम है मैं ना गलत ये? वर्ड, प्रिंट नेम है, सॉरी सॉरी सॉरी। प्रिंट नेम आप उसका जनरेट कर सकते हैं सर ऑटोमेटिकली, बेसिकली ये है। प्रिंट नेम के कंपोनेंट्स आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो प्रिंट नेम के कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे यूज करने के लिए? जनरली तो क्या होता है जो नेम होता है वही प्रिंट नेम बनता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि नेम के साथ में और अलियास भी उसमें इंक्लूड हो जाए। ओके। तो उसमें प्रिंट नेम ऑटोमेटिकली बन जाएगा इस तरीके से। और जैसे हमने कहा मास्टर, ये हमने किया किसमें, आइटम में या फिर और इसमें हम कौन कौन सी फील्ड ले सकते हैं? मास्टर एग्जिस्ट।
ठीक है, तो अब प्रिंट नेम अब आप देखेंगे सर इसने ऐड कर दिया, और हमने कैरेक्टर बताए थे 20 तो इसने स्पेस छोड़ा है, पहले 20 कैरेक्टर और फिर आगे के 20 कैरेक्टर लिए हैं। और फील्ड कौन कौन सी ले सकते हैं वो आप यहाँ पर सर देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी फील्ड्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं अलग अलग। नेम है, आइटम का अलियास है, ग्रुप नेम है, ग्रुप का अलियास है, इवन ऑप्शनल फील्ड को भी आप इंक्लूड करा सकते हैं, जो हम ऑप्शनल फील्ड या फिर डिस्क्रिप्शन है तो समझ गया ठीक है। मतलब अगर जैसे कोई ऐसा है कोई प्रिंट नेम अगर हमें बड़ा करना है तो हम हाँ जी हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर। वेरी गुड। यूज तो सर 40 कैरेक्टर ही होंगे। हाँ जी, यूज तो सर 40 कैरेक्टर ही करने, उससे ज़्यादा ना ही करें आप। बस ये हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रिंट नेम यूजर ये चाहता है कि कुछ इस तरीके से आ जाए, नेम के 4 कैरेक्टर आ जाए, ग्रुप के 4 कैरेक्टर आ जाए, मिक्सअप होके आ जाए बेसिकली, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। समझ गया मैं। जी सर, बहुत बढ़िया। ठीक है। और केतन नेक्स्ट वन कोई? ठीक है, केतन विशाल सर आज की लास्ट क्वेरी ले लेते हैं, पीयूष सर की क्वेरी। एक बार पीयूष सर अपनी क्वेरी पूछेंगे। राइट सर, राइट। हेलो 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 पीयूष सर की हाँ क्वेरी जी, एक बार पूछेंगे सर। हेलो। हाँ जी पीयूष जी। हाँ सर, वाउचर वाउचर कस्टमाइजेशन जो है ये 3 इंच स्लिप में कैसे किया जा सकता है? सर एक तो ना डिफॉल्ट इसमें पहले से फॉर्मेट होते हैं 3 इंच और 4 इंच के। जब भी आप बिजी में फ्रेश कंपनी बनाएंगे, चाहे आप ट्रायल में डेमो में बना लीजिए या लाइसेंस में बना लीजिए, अब जैसे मैंने एक वर्डिंग वहाँ पर भी यूज़ करी थी कि वो जो 3 इंच का फॉर्मेट आ रहा है, यूज़र उससे सेटिस्फाई नहीं है या वो कहते हैं कि उसके अंदर चेंजेस करने हैं, तो वो आप कस्टमाइज करवा सकते हैं सर। और अगर आप हमारे चैनल पार्टनर हैं तो उसके लिए बिल्कुल सर कि आप इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि उसको कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। यहाँ पे एडवांस में कस्टमाइज होता है वो। ओके, हाँ, ठीक है सर। और सर एक बार वो ऑप्शन जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ वाली ऑप्शन एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड में ये तो सर फीचर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन होता है। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आपने डेट ऑफ बर्थ लिखने का तो ऑप्शन होता नहीं अकाउंट मास्टर में, तो हमने कहा सर हमें एक और एडिशनल फील्ड चाहिए, जितनी चाहिए उतनी कर सकते हैं हम, मैक्सिमम 10 ले जा सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा अभी राइट नाउ 1 चाहिए जिसके अंदर हम लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, इसको कर दिया सेव हमने। अब अगर आप कोई भी लेजर बना रहे हैं, एक्सपेंस का बना रहे हैं या कोई भी अकाउंट लेजर बना रहे हैं, वो सब में पूछेगा। ठीक है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि जो पार्टी की है उसमें आप मेंशन कर देंगे। ओके। आप इसके नोटिफिकेशन आएंगे सर या क्या, कैसे इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें? नोटिफिकेशन तो नहीं है सर, ये बेसिकली हमने एक डेटा रिकॉर्ड करने के पर्पज से। चेतन एक बार म्यूट कीजिएगा, डिस्टर्बेंस बहुत है। हाँ जी सर, म्यूट कर दीजिएगा। हाँ जी सर। सर फीचर बता रहा था जी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था जी सर। जी सर, हम सेपरेट बिलिंग डिटेल डालते हैं तो वहाँ पे भी ऑप्शनल फील्ड काम करेगी क्या? सेपरेट बिलिंग डिटेल डालते हैं वहाँ में, अकाउंट मास्टर में चल रहे हैं सर, यहीं पर आ रही है हमारी तो ऑप्शनल फील्ड। ये मास्टर ही हम बना रहे हैं अभी, और अकाउंट मास्टर में आप देखेंगे कि हमने जैसे ग्रुप ले लिया डेटर, और यहीं पे हमसे पूछ लिया गया है। अब सर का को होता क्या ये डेट ऑफ बर्थ कहीं पे पॉपअप आएगा, जैसे जो नहीं जैसे रिटेल के जो काउंटर होते हैं उसमें सेपरेट बिलिंग डिटेल लेते हैं हम, वैसे तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या कहीं किसी भी तरीके से? नहीं, सेपरेट बिलिंग शिपिंग में नहीं कर सकते सर। वहाँ पे टोटली डिटेल्स हमें खुद से मैनुअली लिखनी होती है, क्योंकि हर बार कस्टमर अलग है, कस्टमर का मोबाइल नंबर एड्रेस अलग होता है, तो वहाँ पे इसका कंसेप्ट तो नहीं है। ठीक है। हाँ, बेसिकली इसका जो यूज है वो मैं बता रहा हूँ सर कि सर ने कहा कि पॉपअप आएगा। पॉपअप सर नहीं आएगा, ये हम इस पर्पज से करते हैं कि जैसे मास्टर में तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं कि पार्टी का एक डेटा बना रहे हैं सीआरएम का, जिसमें हम कह रहे हैं कि पार्टी का नाम आ जाए, पार्टी की ईमेल आईडी, पार्टी का मोबाइल नंबर आ जाए और पार्टी की डेट ऑफ बर्थ आ जाए। ठीक है, वो लिस्ट हमने निकाल ली हमारी जितनी भी पार्टी है। अब जो भी डेट है उस पर हमने देख लिया आज इस पार्टी का बर्थडे है, तो हमने एक विश कर दिया, उनको मेल कर दिया। ऑटोमेशन नहीं है, वर्किंग करनी पड़ेगी। हाँ, रिपोर्ट मिल जाएगी आपको, रिपोर्ट में डेट मिल जाएगी।
तो पहला तो स्टेप यही है कि डेट हम रिकॉर्ड कहाँ पर करें। रिकॉर्ड करने के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शनल फील्ड यूज करनी पड़ेगी, और जब रिपोर्ट हम देखेंगे तो रिपोर्ट में ऑप्शनल फील्ड 1 की फील्ड हम निकाल लेंगे ताकि ये हमें ऑन स्क्रीन दिख जाए वहाँ पर। तो ये सही किया जा सकता है। और स्टॉक की रिपोर्ट में हो गया, सेल्स की रिपोर्ट में हो गया, वहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके। ठीक है केतन, नेक्स्ट वन कोई क्वेरी? सर एक मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में एक बार आ जाए, राइट। वहाँ एक डिलिमिटेशन है, उसका यूज कैसे करते हैं डिलिमिटेशन को मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में? नीचे सर यहाँ पे जहाँ नेम एंड इलियास है वहाँ पे आगे लिखा है ना डिलिमिटर। डेलीमीटर साइन है ये सर, क्या होता है? दोनों के बीच में अगर कोई सेपरेशन साइन अगर आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अगर नो कर दिया डिलिमिटर को, वो फिर साइन नहीं दे रहा ना, वो आपको क्या कर रहा है 20 ओके कैरेक्टर्स बस ये थोड़ा सा ठीक ओके क्लियर हो गया सर। थैंक यू सर। जी सर, वेलकम। ठीक है राइट केतन, कोई और क्वेरी चैट बॉक्स में? केतन एक राफिया सर की क्वेरी है सर, पूछिएगा। सर मेरा आंसर हो राफिया गया सर की क्वेरी है एक। हो गया सर आंसर उसका। केतन बात हो गई है सर हो से, गया ना? हो गया चलो बस सर लास्ट क्वेरी थी ये। जी हाँ ये लास्ट क्वेरी थी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ये लास्ट क्वेरी थी सर, एंड कर सकते हैं हम सेशन को ना। राइट सर, तो अब एक मैं हेलो, थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। मिलते हैं मंडे को नेक्स्ट सेशन के लिए सर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू बाय सर, बाय सर, ओके सर। बाय।